ये कहानी एक इंट्रोवर्ट से लड़के की है जो हर वक्त अपनी बुक को पढ़ते रहता है, जिसका कोई दोस्त नहीं है हिडे के अलावा। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी पूरी की पूरी घुल में कन्वर्ट होने लगती है, जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ये शहर है टोक्यो का, जहाँ पर अचानक से एक दिन घुल्स पैदा होने लगे, जो कि बस इंसान का मांस खा के ही जिंदा रहते थे। और एक सीन के अंदर हम एक घुल लड़की को इंसान का मांस खाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ पर्सन आता है, जिसे कि वो घुल लड़की पहले से ही जानती थी। दरअसल वो मास्क वाला पर्सन उस घुल लड़की को पकड़ने के लिए आया हुआ था, तो इसीलिए वो अपने हथियार को बाहर निकाल कर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वो लड़की अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से पल भर में ही गायब हो जाती है। साथ ही साथ में वो उस पर्सन के वेपन को भी अपने साथ ही ले गई थी, पर उस वेपन को वो वहीं पर फेंक देती है। इसके अगले ही दिन न्यूज के अंदर बताया जाता है कि टोक्यो के अंदर एक्वा बिल्डिंग है, और उसी बिल्डिंग में से उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिली है, जिनका शक ये था कि किसी ने उनका खून किया है। और उसी कैफे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर कानेकी और उसका दो सीधे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। इसे देखते ही कानेकी तो वहाँ पर ब्लश करना शुरू हो जाता है। लड़की को देखकर ही कानेकी को पता चलता है कि वो भी सेम उसी की तरह एक ही किताब पढ़ रही है, और इस चीज को जानकर कानेकी को उस लड़की के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, और वो तो उसे बार बार देखे ही जा रहा था। इसे देखते हुए वो लड़की उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है। उसी के बाद वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि अगली बार वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे, और अगले दिन ही वो दोनों एक बुक कैफे के अंदर मिलते हैं। दरअसल उसके साथ रहने वाली लड़की का नाम रीजे था, और वो दोनों आज का पूरा दिन एक ही साथ गुजारते हैं। और इसी तरह से रात हो जाती हो तो रीजे कानेकी से कहती है, वैसे न्यूज के ऊपर जो जगह बताई जा रही थी वो मेरे घर के पास ही में ही है, तो इसीलिए इस वक्त मुझे घर जाने से डर लग रहा है। इसे सुनकर कानेकी उसे कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए आगे वो दोनों रीजे की घर की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही एक गली के अंदर जाते हैं, रीजे एकदम ही कानेकी के पास जाके कहती है, उम्मीद करती हूँ हम दोनों दोबारा मिलेंगे। वो लड़की तो उसे गले ही लगा लेती है, साथ ही में उसे बताती है, हम दोनों की फीलिंग एक ही जैसी है, क्योंकि तुम्हें जो चीज पसंद है वही चीज मुझे भी पसंद है कानेकी, मैं शायद तुमसे प्यार करती हूँ। जिसे सुनते ही कानेकी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और तभी रेजे के अंदर से एक अजीब सी ओरा बाहर निकलती है, और देखते ही देखते रेजे की बॉडी में से डरावने टेंटिकल बाहर आ जाते हैं। उसकी आंखें लाल और पूरी तरह से काली हो चुकी थी, और वो तुरंत ही कानेकी के कंधे को काट लेती है। और अपनी आंखों के सामने ये सारी चीजों को देखकर कानेकी एकदम ही शॉक था, लेकिन उसे ये चीज तो समझ आ चुकी थी कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है। तभी उसे आज वाली न्यूज याद आती है, जिसमें बताया गया था कि घुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनका खाना है इंसान का मांस। हालांकि वहीं पर जख्मी हालात में नीचे गिरा पड़ा था, और तभी रीजे उसे अपना असली रूप दिखाती है। इसे देखते ही वो वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है, लेकिन रेजे उसे अपने टेंटिकल से पकड़ के एक दीवार में दे मारती है, और उसकी बॉडी को चीरते हुए एक जगह पर फेंक देती है। कानेकी अब पूरी तरह से मरने की हालात में था, लेकिन तभी रेजे के ठीक ऊपर लोहे से बनी हुई चीज रस्सी टूटने की वजह से एकदम ही उसके ऊपर आ गिरती है, जिसकी वजह से रेजे की वहीं पर डेथ हो जाती है। और कुछ देर होने के बाद वहाँ पर पुलिस आके कानेकी को हॉस्पिटल पहुंचाती है। कानेकी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके अंदर के ऑर्गन बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे, तो बिना किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट किए उसका बचना मुश्किल था। डॉक्टर को वहाँ पर और कोई चारा नहीं दिख रहा, इसीलिए वो रीजे के सारे ऑर्गन को कानेकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देता है, और इसी चीज की वजह से कानेकी अब आधा घुल बन चुका था। जब उसे अच्छी तरह से होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है, तो इसीलिए वो अब घर जा सकता है। लेकिन कानेकी जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो अंदर से पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि वो जिस किसी भी खाने को खाता उसे उसका स्वाद ही नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी टीवी के ऊपर एक खबर को सुनता है, जिसमें बताया जा रहा था कि घुल्स बस इंसान को ही खाते हैं, अगर इंसान के मांस के अलावा वो किसी भी चीज को खाते हैं तो वो खाना उन्हें बिल्कुल ही बेस्वाद और उल्टी जैसा लगता है। जिसे सुनते ही कानेकी वहाँ पर पूरी तरह से डर चुका था, तो इसीलिए इस चीज को टेस्ट करने के लिए उसने जो भी खाना लाया था उसे खाने लगता है, लेकिन उस खाने को खाने के तुरंत ही बाद उसे उल्टी हो जाती है, यहाँ तक कि उसके पसंदीदा खाने में से भी उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था, और उसे भी वो उल्टी ही कर देता है। और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि अब वो घुल बन चुका है, क्योंकि जैसे ही वो आईने के अंदर अपनी शक्ल को देखता है तो उसकी एक आंख काली और लाल हो चुकी थी। इसे देखकर वो तुरंत ही वहाँ पर एक चाकू उठा लेता है, और उसी वक्त न्यूज में भी बताया जाता है कि घुल्स के ऊपर ही नाम वेपन का कोई भी असर नहीं होता, वो उन्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे सकते। इसे जानते ही कानेकी उस चाकू को बुरी तरह से अपने पेट में ही घुसा देता है, लेकिन वो चाकू ही टूट जाता है, और इस चीज के बाद कानेकी अकेला सड़क पर बाहर निकलता है, जिसे कि वहाँ पर जबरदस्त भूख लगी हुई थी, और वहाँ पर अपने चारों ओर इंसानों को देखकर उसके अंदर का शैतान जागने लगता है, और उसे इंसानों को मांस खाने की तलब लग जाती है। लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करता है कि वो कोई घुल नहीं है, एक इंसान है। पर तभी अचानक से उसे एक खुशबू आती है। उस खुशबू को सुनकर कानेकी को ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी माँ ने ये खाना उसके लिए बनाया हो, इसीलिए वो उस खुशबू की डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ जाकर देखता है तो एक घुल इंसान के मांस को खा रहा था, और चारों तरफ खून ही खून फैला था। कानेकी के वहाँ पर पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस खुशबू के पीछे वो भागते हुए आया वो किसी एक इंसान के मांस की थी। और इसी
वजह से वो वहाँ पर घुटनों के बल रोने लगता है। इसे देखकर वो घूल उसे बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? लो तुम भी इसे खा लो, क्योंकि शायद हम दोनों ही एक ही जैसी हालत में हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक दूसरा घूल आता है जो कि पहले वाले घूल को एक ही बार में मार देता है। साथ ही में वो कहता है, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हो मेरे एरिया में घुसने की? उसे मारने के बाद वो इंसान कानेकी की ओर आगे बढ़ता है। जिसे देखकर कानेकी अपने बचाव में कहता है कि मैं तो बस यहीं से ही गुजर रहा था। लेकिन वो घूल उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो घूल वहाँ पर कानेकी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक घूल लड़की आ जाती है। उस लड़की का नाम था टोका। टोका उस घूल से कहती है कि वो कानेकी को छोड़ दे, लेकिन वो घूल टोका की बात नहीं सुनता और उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन टोका तभी वहाँ पर अपनी जबरदस्त ताकत दिखाती है और उसे एक ही बार में बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तो इसीलिए वो डर के वहाँ से भाग जाता है, जिससे वहाँ पर कानेकी की जान भी बच चुकी थी। इसके बाद टोका जाती है कानेकी के पास उस मरे हुए इंसान का हाथ लेकर और उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें जरूरत है तो लो इसे खा लो। कानेकी वहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक ही लेता है और कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक घूल नहीं हूँ, मैं हूँ एक इंसान। और आखिरकार अंदर ही अंदर कानेकी अपने घूल इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, जो कि उसे जबरदस्ती उस इंसान का हाथ खाने के लिए मजबूर कर रहा था। इसकी वजह से कानेकी वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि आखिरकार वो अपने अंदर की लड़ाई में टूट चुका था। जिसे देखकर टोका उसे कहती है कि अगर तुम खुद ही इसे खाने से इनकार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिसके बाद वो आखिरकार जबरदस्ती कानेकी को उस इंसान का मांस खिला देती है। कानेकी उस इंसान के मांस को खाकर एकदम ही शौक था, क्योंकि उसे उसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और तुरंत ही वो उसे उल्टी करके निकालने की ट्राई करता है और चिल्लाते हुए वहाँ पर कहता है कि मुझे घुल जैसा मत समझो, मैं एक इंसान ही हूँ, मैं तुम्हारे जैसा कोई शैतान नहीं हूँ। जिसे सुनते ही टोका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कानेकी को बुरी तरह से पीटने लगती है। और इसी दौरान वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आ जाता है, जो कि टोका को वहाँ पर कानेकी को मारने से मना करता है। और उसके बाद वो बुढ़ा आदमी कानेकी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बुढ़ा कानेकी को अपने कैफे के अंदर ले आता है। दरअसल वो कैफे वही था जहाँ पर उसका दो सीढ़े और वो दोनों बातें कर रहे थे। आगे वो बुढ़ा आदमी कानेकी को एक कॉफी ऑफर करता है, जिसे देखकर कानेकी पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो उस कॉफी को पी ही लेता है। और उस कॉफी को पीकर इतना ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे वो कॉफी काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो इसीलिए वो बुढ़ा आदमी उसे समझाता है कि कॉफी एक ऐसी चीज है जिसे घूल पी सकते हैं, लेकिन कोई भी घूल कॉफी को पीकर जिंदा नहीं रह सकता। तो जब कभी भी उसे भूख को सहन ना किया जाए तो उसे मांस को तो खाना ही होगा। इसीलिए वो बुढ़ा आदमी कानेकी को एक मांस का टुकड़ा ऑफर करता है, जिसे कि कानेकी ले लेता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। कानेकी के जाने के बाद टोका उस बुढ़े आदमी से पूछती है कि आखिर उसने कानेकी की मदद क्यों की। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मैंने रेजे की मौत की खबर सुनी और साथ ही साथ में ये भी न्यूज सुनी कि उसके ऑर्गन किसी की बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कानेकी ही है। इसी वजह से कानेकी अब आधा घूल बन चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अब हमारे काम आ सकता है। इसी चीज की वजह से मैंने उसकी मदद की। दूसरी ओर कानेकी अपने घर में बैठे हुए अपनी भूख से लड़ रहा था। तभी अचानक से उसे उसके दिमाग के अंदर रीजे देखने को मिलती है, जो कि उसे वहाँ पर उस इंसान के मांस को खाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो कई सारी बातें करते हुए कानेकी को उस इंसानी मांस को खिलवाने की ट्राई करती है। इसे सुनते ही कानेकी आखिरकार उस मांस से भरी हुई चीज को उठा ही लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। जिसके अगले दिन कानेकी स्कूल के अंदर पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे दोस्त अच्छे से खाना खा रहे हैं। और ये चीज देखकर उसे काफी ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि उसे तो कुछ खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त हिडे आ जाता है, जो कि उसे अपने साथ किसी सीनियर से मिलने के लिए कहता है, जैसे कि वो यूनिवर्सिटी की कुछ किताब लेने वाला है। तो इसीलिए वो कानेकी को भी उसके साथ ही चलने के लिए बोलता है। लेकिन दूसरी तरफ वो सीनियर लड़का अपने ही कार्यक्रम में लगा हुआ था। हिडे जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलता है, वहाँ से वो लड़की तुरंत ही भाग जाती है। तो उसका सीनियर उसे कहता है, शायद तुम्हें पहले नॉक कर लेना चाहिए था। लेकिन जैसे उस सीनियर को कानेकी देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सीनियर और कहीं नहीं बल्कि वही था जो उसे कल रात की गली में मिला था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और वो सीनियर वहाँ पर ऐसा बर्ताव करता है कि वो कानेकी को जानता ही नहीं है, ताकि वो घूल लड़का कानेकी को मिलते हुए अपना नाम निसोया बताता है। हिडे वहाँ पर उसकी बुक्स को ढूंढने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उसे बुक्स वहाँ पर मिल ही नहीं रही थी। निसोया उसे कहता है कि शायद मैं उसे अपने घर पर ही भूल आया हूँ, तो हम दोनों को उसे लेने जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर हिडे कानेकी से कहता है, अब तुम जा सकते हो, मैं और मेरा सीनियर उस बुक को लेने के लिए उसके घर जाएंगे। लेकिन कानेकी को निसोया के ऊपर शक था, इसीलिए वो भी उसके साथ ही चलने के लिए कहता है। फिर आगे बाहर आते ही निसोया उन सभी को पेस्ट्रीज देता है। इसे देखते ही कानेकी को तो उसे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपने बैग में ही रख देता है। लेकिन निसोया उस चीज को बड़ी आसानी से ही खा लेता है और कहता है काफी ज्यादा टेस्टी है। कानेकी को ये सारी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो उन दोनों के साथ ही चल रहा था। और जब वो सभी लोग एक गली के अंदर आते हैं, तभी निसोया हिडे को एक लात मारकर उसे दूर उड़ा देता है और अचानक से कानेकी के पेट में एक अटैक करता है, जिसकी वजह से कानेकी वहाँ पर बुरी तरह से खून से लथपथ था। और तभी निसोया वहाँ पर अपने निकले हुए खाने को उल्टी करके निकाल देता है। कहता है, ये खाना कितना बकवास था, आखिर ये सारे इंसान
आसानी इस खाने को कैसे खा सकते हैं। कि वो कानाकी के दोस्त के पास जाकर उसे कीक मारता है और कानाकी से कहता है मुझे पता है तू उसके करीब क्यों आया, कि तू इसे आसानी से खा सके। और ये कहते ही निशोया हिडे के चेहरे पर बेरहमी से लाते मारे जा रहा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे से खून आ रहा था। इसे देखकर कानाकी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं अपने दोस्त को कोई खाने की चीज नहीं समझता, और वो हिडे को उसे बचाने के लिए उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन निशोया उसके हर एक वार से आसानी से बच रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे ये क्या कर रहा है तू, मेरे ऊपर एक बेग से अटैक कर रहा है, तू एक लड़की है क्या। और कानाकी को वो वहां पर बुरी तरह से जख्मी करके उसके दोस्त हिडे की तरफ आगे बढ़ता है। वो भी अपने टेंटिकल को निकाल कर जैसे ही हिडे को मारने वाला था, तभी उसी वक्त कानाकी को अपने दोस्त के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। इन सारी बातों को सोचते हुए गुस्सा होकर वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है। पूरी तरह से आग बबूला हो चुका हुआ कानाकी एकदम से ही निशोया के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी दौरान इन दोनों की वहां पर काफी ज्यादा तगड़ी फाइट होती है, जिसमें कानाकी निशोया के पेट को ही चीर देता है। लेकिन कानाकी इस चीज के बाद भी नहीं रुकता, वो पागलों की तरह निशोया के ऊपर बार बार वार करते हुए निशोया को अपनी मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस टाइम पर कानाकी अपना पूरी तरह से आपा खो चुका था, तो निशोया का खून चारों तरफ फैलने लगता है। और कानाकी वहां पर अपने एक आखिरी अटैक करते हुए निशोया को ऊपर ही लटका देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त हिडे के पास जाता है, लेकिन तभी रीजे वहां पर कानाकी के दिमाग को दोबारा से कंट्रोल करने की ट्राई करती है और उसे तो अपने दोस्त का ही मांस खाने के लिए ललचा लेती है। देखो तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त ही पड़ा है, जो कि ताजा ताजा और काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी है, सिखाओ और इसके मजे लो। रेजे की बात से मैनिपुलेट होते हुए कानाकी अपने दोस्त को खाने ही वाला था कि वो एकदम से ही रुक जाता है और कहता है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इसे सुनते ही रेजे वहां पर हंसते हुए कहती है यही वजह है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए, और वो उसे और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर देती है, जिससे कि कानाकी भी अपनी हार मान लेता है। लेकिन तभी वहां पर टोका पहुंच जाती है और वो उसे कहती है कल तुम ही बोल रहे थे कि तुम हमारे जैसे नहीं हो और आज अपने दोस्त को ही खाने वाले थे। इसे देखते ही कानाकी बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इसे सुनते ही टोका अपने टेंटिकल को बाहर निकालती है और बस एक ही बार करते हुए कानाकी को वहां पर बेहोश कर देती है। इसके बाद जैसे ही कानाकी की आंख खुलती है तो उसे अपने मुंह के अंदर एक अजीब सा स्वाद आ रहा था। फिर उसके कमरे में बूढ़ा आदमी आता है, जिसे कि कानाकी अपने दोस्त के बारे में पूछता है। इसे सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे अपने दोस्त के पास ले जाता है और भरोसा दिलाता है कि वो अभी भी जिंदा है। अब अपने दोस्त को जिंदा देखकर कानाकी रोते हुए कहता है मेरी इस भूख ने मुझे पूरी तरह से काबू कर लिया था, अगर टोका हमारे बीच में नहीं आती तो शायद मैं अपने दोस्त को ही मार देता, लेकिन अब इस टाइम पर मुझे भूख नहीं लग रही और मेरे मुंह के ऊपर कुछ खून के निशान भी है। सच बताओ जब मैं बेहोश था तब आपने मेरे साथ क्या किया। इसे सुनते ही वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है शायद ये चीज को जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उस बुढ़े के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर उसे समझ आ गया था कि उसने शायद किसी इंसान के मांस को ही खाया है। और इस चीज को जानकर ही कानाकी वहां पर टूट कर रोने लगता है और कहता है अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कब तक मेरे साथ सुरक्षित रहेगा, तो शायद इसीलिए मुझे उससे दूर रहना होगा। मेरी जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो चुकी है, क्योंकि ना ही मैं इंसानों की दुनिया का रहा हूँ ना ही घुल्स की दुनिया का, तो शायद इस दुनिया के अंदर मेरी कोई भी जगह नहीं है। इसे देखकर वो बूढ़ा आदमी उसे समझाते हुए कहता है नहीं, तुम्हारे पास दोनों दुनिया की रहने की जगह है। तुम इस पूरी दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हो जिसकी जगह इंसानों के बीच में भी है और घुल्स के बीच में भी। तो अब तुम हमारे साथ रहो और हमें देखकर एहसास करो कि हम वाकई में दरिंदे या फिर आम लोग। और इसी चीज के बाद कानाकी उस कैफे में काम करने लगता है, जो कैफे उस बूढ़े आदमी का ही था। दरअसल वो सभी लोग खुद को घोल ऑर्गेनाइजेशन नाटेकू बुलाते थे और ये कैफे बाहर से तो आम ही लग रही थी, लेकिन यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान और घुल दोनों आते जाते रहते हैं। दूसरी तरफ सीसीजी यानी कमिश्नर ऑफ काउंटर घुल नाम की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ पर वो सभी लोग 20 के अंदर हो रही हुई घटना के बारे में बातें कर रहे थे। तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर घुल के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को भेजने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ कानाकी इस जगह पर अब इंसान की तरह रहने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कानाकी को खाने के लिए कुछ सैंडविच देता है, कहता है इसे खा लो। तो उसकी बात सुनकर कानाकी जैसे ही उस सैंडविच को खाता है उसे उसका स्वाद काफी ज्यादा घटिया लगता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसी सैंडविच को उठाकर आराम से खाने लगता है और कहता है तुम्हें बस प्रैक्टिस की जरूरत है, और इस चीज को करने के बाद तुम धीरे धीरे इंसानी चीजों को भी खा पाओगे। लेकिन एक चीज को याद रखना, तुम्हें इस खाने को पेट से बाहर निकालना ही होगा, वरना इससे तुम्हारी बॉडी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कानाकी को कुछ शुगर क्यूब्स देता है और कहता है अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे अपनी कॉफी में मिलाकर पी लेना। और उसे लेकर कानाकी उसे पूछता है कि आखिर ये किस चीज से बने हुए हैं। वो बूढ़ा आदमी कानाकी से कहता है ये चीज तुम्हारे लिए ना जानना ही बेहतर है, और आगे वो बताता है कि आज के दिन टोका की जगह उसे ही खाना लाने का काम करना होगा। इसे तो वो हर बार इस काम को करने के लिए टोका को ही चुनता है, पर इस बार उसकी एग्जाम है तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रही है। और उस बात को सुनकर कानाकी इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है मैं किसी इंसान को मारकर खाना नहीं लाऊंगा। वो बूढ़ा आदमी उसे शांति से समझाता है कि तुझे किसी इंसान को नहीं मारना, तुम
तुम वहाँ जाकर सारी चीजों को समझ जाओ। इसके अगले ही सीन में कानाकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए एक और आदमी से मिलता है और उसी के साथ अपने खाने को लेने के लिए निकलता है, लेकिन पूरे रास्ते में वो आदमी कानाकी से बिल्कुल भी बातें नहीं करता। इसके बाद वो दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें खाना लाना था। असल वो लोग एक ऊंची चट्टान के पास रुके हुए थे। वहाँ पर वो आदमी कानाकी से कहता है इसे बिल्कुल भी छूने की ट्राई मत करना, लेकिन कानाकी उसे छू देता है तो वो उस चट्टान से नीचे गिरने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल कर वहाँ से जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन उस जगह पर एक इंसान की लाश को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और तभी वो आदमी भी नीचे आता है और उसे बताता है कि कई लोग यहाँ पर आकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, बस हम उनकी लाशों का ही यूज करते हैं खाना खाने के लिए। दरअसल ये खाना उनके लिए जो किसी इंसान को मार नहीं सकते। इसके बाद वो लोग उस आदमी की लाश को एक बैग में डालने के लिए तैयार थे। कानाकी को वहाँ पर थोड़ा बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो आदमी उस लाश के सामने प्रार्थना कर रहा था, जिसे देखकर कानाकी वहाँ पर पूरी तरह से शांत हो जाता है। और इसी दौरान हम सीसी के 2 एजेंट को देखते हैं जो कि घूल्स का शिकार करना शुरू कर रहे थे। दरअसल वो एक आदमी को ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें उस आदमी का वेपन मिल चुका था, जिसे कि हमने शुरुआत में ही देखकर रखा है। उन दोनों की स्किल इतनी ज्यादा कमाल की थी कि घूल्स का उनके साथ लड़ना ही एकदम ही नामुमकिन सा था। तभी हम उस मांस वाले पर्सन को देखते हैं जिसे कि हमने आगे देख कर रखा है और वो एक आदमी के पास आता है और कहता है दरअसल मेरा वेपन खो चुका है तो इसीलिए मुझे एक नए वेपन की जरूरत है। और उस मांस वाले आदमी से दरअसल 2 लोग छिप रहे थे, जिसके अगले ही सीन में वो लड़की और वो औरत मदद मांगने के लिए उस बुड्ढे के कैफे में आते हैं। इन्हें देखकर कानाकी वहाँ पर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि टोका उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी। इसे देखकर कानाकी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। टोका आगे उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और कानाकी को बताती है कि अच्छे कुछ दिनों के लिए हमारे मेहमान है तो हमें इनकी रक्षा करनी होगी। जिसके अगले ही सीन में कानाकी एक कमरे में जाता है। यहाँ पर उस छोटी सी लड़की को मांस खाता हुआ देखकर कानाकी एकदम ही डर जाते हैं और माफी मांगते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है। ये सारी बातें वो एक बंदे को बताता है तो वो उसे कहता है किसी घूल को इंसान को खाते वक्त देखना उसे अच्छा नहीं लगता, खासकर अगर वो लड़की हो तो एक काम करो तुम इस कॉफी को ले जाकर उस लड़की को दे दो और माफी भी मांग लेना। तो कानाकी ऐसा ही करता है, वो उस कॉफी को ले जाकर उस लड़की को देता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तो लड़की भी उसे माफ कर देती है। तभी कानाकी की नजर उस लड़की के हाथ में पकड़ी हुई किताब पर जाती है। इस वजह से कानाकी धीरे धीरे उससे बात करना शुरू हो जाता है और उस लड़की से उसका नाम जान लेता है। उसका नाम था हिनामी। दरअसल वो अपनी माँ के साथ आकुटो में रहती थी। वो भी वहाँ पर कानाकी के साथ बातचीत करते हुए काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। दरअसल कानाकी वहाँ पर उस लड़की को नए नए वर्ड सिखाने लगता है और दरअसल उन दोनों को छिप कर टोका भी देख रही थी और उन दोनों की बातचीत से वो काफी ज्यादा खुश थी। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन दुकिन नाम का एक आदमी उनके कैफे के अंदर आता है, जिसे कि टोका और बाकी सारे लोग पहले से ही जानते थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी एक घूल ही है। पर वो वहाँ पर कानाकी को देखकर उसके पास जाकर उसे बातें करने लगता है कि तुम्हारी खुशबू काफी ज्यादा अजीब है, ये तो काफी कमाल की बात है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो कानाकी उसे अपना नाम बता देता है, जिसे सुनकर वो आदमी उसे कहता है तो फिर बाद में मिलते हैं प्यारे कानाकी। जिसका बर्ताव कानाकी को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। टोका उसे पहले ही वार्न करती है कि उसे उस आदमी से दूर ही रहना होगा। इसके अगले ही सीन में कानाकी टोका के कमरे में जाता है और वो दोनों वहाँ पर बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर टोका की दोस्त आ जाती है और कानाकी को उसके कमरे में देखकर सब कुछ गलत समझ बैठती है और गुस्से के साथ टोका के लिए जो भी उसने खाना बनाया था उसे वहीं पर रखकर बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कानाकी टोका से पूछता है कि अब वो इस खाने का क्या करेगी। तो टोका उसे बताती है कि उसने इस खाने को बहुत ही प्यार से बनाया होगा, मैं इस खाने को जरूर खाऊंगी। और ये कहने के बाद ही वो उस खाने को खाना शुरू कर देती है। भले ही वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उस खाने को खाती है और इस चीज को देखकर कानाकी एकदम ही शौक था। लेकिन इस चीज को देखकर उसे ये बात तो समझ आ जाती है कि टोका दिल से बिल्कुल भी बुरी नहीं है। इसके अगले ही सीन में कानाकी एक जगह पर बैठते हुए अपनी किताब को पढ़े जा रहा था कि तभी वहाँ पर टुकू पहुंच जाता है। तो वो कानाकी के पास आकर उससे बातें करना शुरू करता है। कानाकी उसकी बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर में वो इंसान कहता है क्या बात है, मैं भी ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो कि तुम फिलहाल पढ़ रहे हो, तो ना ऐसा हो हम दोनों साथ में ही लाइब्रेरी चले। तभी कानाकी को टोका की चेतावनी याद आती है और इसीलिए वो वहाँ पर मना कर देता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे सुनकर सुकी वहाँ पर अफसोस के साथ कहता है कोई बात नहीं, माफ करना अगर तुम्हें किसी चीज का मुझे बुरा लगा हो तो, लेकिन शायद तुम एक ही हो जो मेरे जैसे हो, क्योंकि ज्यादातर घूल्स को पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। तो मैं तो बस ये चाहता था कि मुझे भी कोई दोस्त मिले जिसे मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं। और अब सुकी की इस तरह की बातों को सुनकर कानाकी आखिरकार वहाँ पर पिघल ही जाता है, फिर उसके साथ उसी जगह पर चलने के लिए भी मान जाता है। कानाकी जैसे ही वहाँ पर उसकी बात मानता है, सुकी वहाँ पर एक अजीब से स्माइल करता है। इसके बाद वो दोनों ही लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं और उसी जगह पर गलती से कानाकी की एक उंगली कट जाती है। वहाँ पर अंदर जाते ही वो इंसान कानाकी की खून की खुशबू को सुनकर एकदम ही पागल हो चुका था, लेकिन वो फिर भी कानाकी को कुछ भी नहीं करता। लेकिन वो कानाकी को एक पार्टी में बुलाने का ऑफर जरूर
शुरू देता है। तो उसकी बात सुनकर कानाकी आखिरकार एक अच्छा खासा शर्ट पहनकर पार्टी में पहुंच जाता है। कानाकी वहाँ पर जैसे ही पहुंचता है वहाँ पर अंधेरा छा जाता है और कानाकी खुद को एक स्टेज जैसी जगह पर पाता है और तभी सुकी वहाँ पर अपनी असली चाल को चलता है। दरअसल सुकी वहाँ पर कानाकी को आए हुए मेहमान के लिए एक शिकार बनाना चाहता था और तभी वो वहाँ पर उस भीड़ में कानाकी के खून का रुमाल फेंक देता है और कहता है, सूंघो सूंघो, तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब होगा। इसे सुनते ही वहाँ की भीड़ पूरी तरह से तैयार हो जाती है और खेल शुरू होता है और तभी बड़े से एक शैतान घूल को कानाकी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। कानाकी वहाँ से भागने की कोशिश तो करता है लेकिन वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो बड़ा सा घूल कानाकी के ऊपर जैसे ही अटैक करता है कानाकी का सर ही फटने लगता है। कानाकी उस बड़े से घूल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो बेबस होकर आखिरकार नीचे ही गिर जाता है और आगे वो बड़ा सा घूल कानाकी की गर्दन को पकड़कर दबाने लगता है मानो कि वो उसके गले को ही तोड़ देगा। लेकिन तभी वहाँ पर कानाकी अपने आखिरकार घूल पावर्स को यूज करता है और एक तगड़ा पंच मारते हुए उस बड़े से घूल को फेल देता है और इस चीज को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, खासकर सुकी। जब वो कानाकी की एक आंख घूल वाली फॉर्म को देखता है तब, क्योंकि उसे पता है वन साइड घूल काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनकी ताकत काफी ज्यादा असाधारण है। ये चीज देखकर मानो सुकी पागल ही हो चुका हो, तो इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ के सभी लोगों को हटाकर उसके पास जाकर माफी मांगता है। लेकिन वो वहाँ पर मन ही मन में कसम खाता है कि अब किसी और कोई घूल को वो कानाकी का मांस चखने नहीं देगा, क्योंकि उसे खुद ही कानाकी को खाना था। इसके बाद कानाकी वहाँ से बाहर निकलकर एक सड़क पर घूम रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो कुछ गुंडों को एक इंसान को बेरहमी से मारते हुए देखता है और उसके पास जाकर उसे पता चलता है कि वो निशिकी है। कानाकी उसे शांति से समझाने की कोशिश करता है मगर एक गुंडा उसके चेहरे के ऊपर घुसा मार देता है। इसी चीज के बाद सभी लोग उसके ऊपर ही टूट पड़ते हैं, पर इस बार कानाकी उन सभी के वार से आसानी से बच जाता है। इसी दौरान उसे भी एहसास हो रहा था कि उसके स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं। साथ ही में वो एक जबरदस्त वार से एक गुंडे को वहीं पर बेहोश कर देता है और सभी गुंडों को आराम से हराने के बाद आखिरकार वो निशिकी को अपने घर छोड़ देता है। निशिकी वहाँ पर हैरान होकर उसे पूछता है कि तुमने आखिर मेरी मदद क्यों की, जबकि मैं तो तुम्हें पहले मारने वाला था। और तभी उसकी पत्नी उसका दरवाजा खोलती है। इसे देखकर निशिकी कहता है, देखो ये वही लड़का है जिसे कि लगभग मैंने मार ही दिया था, लेकिन आज इसी ने मेरी जान बचाई। ये जिंदगी भी काफी ज्यादा अजीब है। इसके बाद कानाकी निशिकी की पत्नी से पूछता है, तुम आखिर इस इंसान के साथ कैसे रह सकती हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो एक घूल है जो लोगों को मारकर उनका मांस खाता है। तो उसकी पत्नी उसे जवाब देकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है और जब तक वो उसके परिवार को कोई भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक वो उसकी इस असली सच्चाई को नजरअंदाज कर सकती है। जिसके अगले सीन में हम निशिकी की पत्नी को एक जगह पर चलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी कुछ बदमाश उसे उठाकर ले जाते हैं और कानाकी जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे सुकी का एक नोट मिलता है कि अगर तुम्हें उस औरत को जिंदा देखना है तो तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। तभी वहाँ पर निशिकी भी आता है और ये सारी चीजों को जानकर वो भी कानाकी के साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल सुकी ने उस औरत को एक चर्च में बंदी बनाकर रखा हुआ था और जैसे ही वहाँ पर कानाकी और निशिकी पहुंचते हैं उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सुकी अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है और उससे कानाकी के ऊपर जबरदस्त हमले करे जा रहा था। सुकी वहाँ पर कानाकी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख देता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर टोका आ जाती है और वो सुकी के ऊपर जोरदार वार करती है। उसका वार इतना ज्यादा तगड़ा था कि सुकी के चेहरे पर एक तगड़ा निशान आ जाता है, पर सुकी उसे आराम से हील कर लेता है। आगे वो अपनी शर्ट को फाड़ देता है और असली लड़ाई के लिए तैयार होता है और उनकी लड़ाई स्टार्ट होती है। इसे देखकर कानाकी भी अपनी इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए उसमें टूट पड़ता है। दोनों मिलकर सुकी के ऊपर जबरदस्त हमला कर रहे थे और सुकी को वहाँ पर बुरी तरह से हराने ही वाले थे कि अभी सुकी एकदम से उन्हें एक झटका दे देता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही पकड़े जाते हैं। वहाँ पर कानाकी का एक हाथ तोड़ देता है और उसके पेट को चीरते हुए उसकी पूरी तरह से बुरी हालत कर देता है। टोका वहाँ पर पीछे से उसके ऊपर वार करने की ट्राई करती है, लेकिन सुकी उसे भी पकड़ लेता है और उसे भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है और फिर निशिकी की पत्नी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसी पल निशिकी का मन भी टूट जाता है। लेकिन उसी पल उसे याद आता है वो पल जब कानाकी ने उसे हराया था, जब वो बुरी तरह से घायल होकर अपने घर लौटा और वहाँ पर जब भूख से तड़प रहा था तब उसकी पत्नी उसके पास आई थी। उसी वक्त निशिकी अपना आपा खो देता है और उसे लगभग खा ही जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर चौंक कर उसे पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? निशिकी सोचता है शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब उसकी पत्नी उसे वहाँ से निकाल देगी। लेकिन तभी वो ही वहाँ पर शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी अपना शर्ट उतार कर कहती है, लो खा लो मुझे। और निशिकी उसके पास जाता है और उसे काट लेता है और निशिकी की पत्नी वहाँ पर कहती है, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे काफी ज्यादा अहमियत दी। मेरे परिवार के मर जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो वहाँ पर मर ही जाने वाले थे, लेकिन तभी मुझे तुम मिले और मेरी जिंदगी जीने की वजह बने। अगर मेरी जान से तुम्हारी जान बच सकती है तो मुझे इसे कोई भी इनकार नहीं है। ये सुनकर निशिकी एकदम ही भावुक होकर उसे छोड़ देता है। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर पूरी तरह से गुस्सा हो चुका हुआ निशिकी सुकी के ऊपर लगातार हमले करता है, लेकिन सुकी हर बार
उसके हमले से बचते हुए उसे ही पेल रहा था। बार बार चोट खाने के बावजूद भी निशिकी रुक नहीं रहा था। तो आखिरकार सुकी उसके पेट में एक गहरा वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है। सुकी जैसे ही निशिकी की पत्नी की तरफ बढ़ता है, निशिकी उसे पकड़कर कहता है, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा। तो सुकी उसे उठाता है और मारने ही वाला था कि तभी उसी बीच कानेकी वहाँ पर आ जाता है। दरअसल कानेकी और टोका ने पहले से एक प्लान को बना कर रखा था। टोका कानेकी को वहाँ पर काट कर अपनी एनर्जी को वापस ले लेती है और अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल कर सुकी के ऊपर जोरदार अटैक करती है। इसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। सुकी भागते हुए निशिकी की पत्नी के पास पहुंचने लगता है मांस को खाकर ताकत हासिल करने के लिए, लेकिन निशिकी उसका रास्ता ही रोक लेता है। तो सुकी उसे लात मारता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए टोका सुकी का हाथ ही काट देती है। इसे सुकी वहीं पर नीचे गिर पड़ता है और ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद निशिकी अपनी पत्नी को संभालने के लिए आगे जाता है, लेकिन टोका उसे रोक देती है और कहती है इस औरत ने हमें देख लिया है, अब ये जिंदा नहीं रह सकती, वरना हमारे बारे में सबको पता चल जाएगा, मैं अभी इसे मार दूंगी। इसे देखकर निशिकी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोका उसे बार बार मार कर उसे बेकार कर देती है। और जब जैसे ही निशिकी की पत्नी की आंखों से पट्टी खुलती है, वो टोका को देखकर कहती है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनते ही टोका वहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद टोका एक जगह पर बैठकर सोचने लगती है कि मैं कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकती। इस बड़ी सी घटना होने के बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और अब निशिकी भी उनके ग्रुप को वापस ज्वाइन करके अपना काम करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये छोटी सी लड़की अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि उसे अपने पापा से मिलना है, और ये बात कहती है वो छोटी सी लड़की दौड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसी चीज के बाद ये कहानी एक नया मोड़ ले, जिसके बाद हम उस लड़की के पापा को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर वही पावरफुल इंसान आ जाता है जो कि उसे मुक्का मारते हुए जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि बाहर की ओर इन्वेस्टिगेटर आ चुके थे जो कि उस पर्सन को देखते ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ही अपने सूटकेस में से कागुनो हथियार निकालते हैं और उनमें से एक बोलता है आखिरकार तू मिल ही गया जेसन। जिसके बाद उन सभी के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जेसन उन दोनों के लिए काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो उन सभी के अटैक से आसानी से बच जाता है। साथ ही में उनके ऊपर काउंटर अटैक भी कर देता है। वो दोनों ही इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर कागुनो हथियार का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी वो जेसन को कोई तरह की चोट नहीं पहुंचा पाते और इसी दौरान वो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन जेसन वहाँ पर एक ही बार में उनके कागुनो हथियार को ही तोड़ देता है। जेसन वहाँ पर कहता है बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। जेसन के वहाँ से चले जाने के बाद वो इन्वेस्टिगेटर एमी के पापा के पास जाते हैं और उसे भी वो लोग वहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं। इसे देखकर एमी का पापा अपने बचाव में अपने कागुनो को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर मारा जाता है। दूसरी ओर उस कैफे के अंदर एमी की मॉम उसे बताती है कि उसके पापा अब काम से वापस आने वाले हैं, तो तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उसे अपनी पति की मौत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जिसके बाद वो और एमी दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एमी को अचानक से अपने पिता की खुशबू महसूस होती है और उसे महसूस कर वो दौड़कर चिल्लाती है कि जरूर उसके पापा यहीं कहीं पर है। लेकिन जब वो उस खुशबू के पास पहुंचती है उसे पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर ने उसके पापा की खुशबू का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया है। जहाँ पर एमी की मॉम भी आ जाती है, पर वो सभी इन्वेस्टिगेटर उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें देखकर एक इन्वेस्टिगेटर कहता है तुम दोनों ही यहाँ पर मरोगे। जिन्हें देखकर एमी की माँ अपना कागुना निकालती और चिल्लाकर एमी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। एमी उस जगह से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा देती है। आगे एमी सड़क पर रोते चिल्लाते हुए भाग रही थी, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त कानेकी भी वहीं से ही गुजर रहा था, जो कि वहाँ पर इस तरह से एमी को देख लेता है। तो वो एमी के पास जाता है और एमी उसे सारी चीजों के बारे में बता देती है। फिर आगे वो दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एमी की मॉम उस लड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार थी, लेकिन तभी अचानक वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए कहते हैं उन्होंने उसके पति की लाश को इस केस में रखा हुआ है, इसी वजह से उस लड़की को उसकी खुशबू महसूस हुई। साथ ही में उन्होंने उसके पति को मारकर उसका कागुना हथियार भी बना लिया था। वो उसे वहाँ पर चिढ़ा रहे थे, लेकिन एमी की मॉम वहाँ पर पूरी तरह से बेबस खड़ी थी। वो एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान देती है और वो इन्वेस्टिगेटर उसका वहीं पर गला काट देते हैं। और इन सभी चीजों को एमी और कानाकी एक जगह पर छिप कर देख रहे थे। एमी वहाँ पर फूट फूट के रोने लगती और कानाकी बस वहाँ पर अपनी जगह पर खड़ा था। जिसके बाद ये सारी बातें वो अपने मेंबर्स को बताते हैं और इन सारी बातों को सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान थे, लेकिन वहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा टोका को आ रहा था, इसीलिए वो उन सभी इन्वेस्टिगेटर से बदला लेना चाहती थी। इस काम को करने के लिए टोका अपने मेंबर से मदद मांगती है, लेकिन ये बुड्ढा जो कि इनका लीडर है वो मना कर देता है, क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन टोका वहाँ पर उनकी बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है उन सभी को मारने के लिए। वहीं कानाकी को खुद से पछतावा हो रहा था कि आखिर वो इतना कमजोर क्यों है। एमी की मॉम उसकी आंखों के सामने मर गई और वो कुछ भी ना कर सका। दूसरी ओर वो सभी इन्वेस्टिगेटर बातें कर रहे थे कि अब हमें उस लड़की को भी मार देना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार का कोई भी घुल जिंदा नहीं रहना चाहिए। वैसे ही कुछ वक्त वहाँ पर बीत जाता है। इसके बाद मेन इन्वेस्टिगेटर का असिस्टेंट वहाँ से बाहर निकलता है, जिसे कि टोका दूर से देख रही थी। वह असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर उसके साथी भी मौजूद थे, तो वो उनसे हंसी
किसी से बातें कर रहा था और वो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तभी वहाँ पर अचानक से टोका आ जाती है और वो उसके साथियों को मार देती है। टोका उस इन्वेस्टिगेटर के दूसरे साथी को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है वो असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है। शुरुआत में तो टोका उस असिस्टेंट के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन तभी उसका वो बुढ़ा लीडर वापस आ जाता है। वो वहाँ पर एमी और उसकी माँ का मजाक उड़ाते हुए टोका को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तो अब गुस्सा हो चुकी हुई टोका आड़ेधर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन इसी दौरान वो बुढ़ा उसे नीचे गिरा देता है और इसी वजह से वहाँ पर टोका को भी पीछे हटना पड़ता है। टोका जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है वो देखती है एमी अपनी माँ के गम में रो रही थी, तो इसीलिए वो कुछ समय तक उसे अकेला छोड़ देने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस आती है उसके कमरे में कोई भी नहीं था, क्योंकि एमी उसके कमरे से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद टोका और काने की बाहर की ओर एमी को ढूंढ रहे थे, लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी वो उन्हें कहीं पर नहीं मिलती। तभी हम एमी को देखते हैं जो कि एक बंद पड़े टनल में जाने लगती है। वहाँ पर एक बे के अंदर उसे अपनी माँ की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो वहाँ पर जोर से चिल्ला पड़ती है तो उसकी गूंज चारों ओर सुनाई देती है, जिसे कि टोका और काने की भी सुन लेते हैं। तो उसे सुनते ही टोका भागते हुए एमी के पास पहुंचती है, लेकिन वही काने की नोटिस करता है कि ऊपर से एक इन्वेस्टिगेटर उनकी ओर ही आ रहा है। तो इसीलिए काने की उसके सामने कूदता है और कहता है वो एमी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वहीं दूसरी तरफ टोका आखिरकार एमी के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि एमी एक बे को पकड़कर वहाँ पर रो रही थी। तो टोका उसे पूछती है तुम्हारे हाथ में क्या है। इसका जवाब एमी रोते हुए देती है कि ये मेरी माँ है और इसे मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हमने आखिर कैसा गुनाह किया है, क्या बस हमारा जिंदा रहना ही जुर्म है। इसे देखकर टोका उसे गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों ही फूट फूट के रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से वो बुढ़ा इन्वेस्टिगेटर आ जाता है। वो वहाँ पर उन दोनों को ताना मारते हुए कहता है क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो, जैसे तुम्हें मेरा दिया गया गिफ्ट कैसा लगा। ये बात सुनते ही टोका का गुस्सा वहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं बाहर की ओर काना की अपना मास्क पहनते हुए उस इन्वेस्टिगेटर के साथ भिड़ जाता है। काना की इस फाइट के अंदर खुद के ऊपर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस फाइट के अंदर उस इन्वेस्टिगेटर को जान से मारना नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी के ऊपर जोरदार अटैक करता है। साथ ही में वहाँ पर अपना कागुने भी बाहर निकालते हैं और उसे कानेकी के ऊपर अटैक करके दूर उड़ा देता है। वहीं टनल के अंदर इन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर कि वो इन्वेस्टिगेटर अंधाधुन अपना कागुने चला रहा था, क्योंकि उसने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि उस जगह पर काफी सारे खंबे हैं। इसी वजह से खंबे के अंदर उसका कागुने भी फंस जाता है। तो इस तरह का मौका देते हुए टोका वहाँ पर उसके ऊपर जोरदार वार करती है। लेकिन तभी हम इन दोनों की फाइट पर वापस आते हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर कानाकी की तरफ देखकर कहता है मैं हमेशा से तुम जैसे घुल से सवाल पूछना चाहता था। तुम सभी घुल इंसानों को खाते हो बिना उनके परिवार की परवाह किए, तुम्हें आखिर ये करने का हक किसने दिया। तुम सभी घुल बस दरिंदे हो। वहीं टोका भी उस इन्वेस्टिगेटर से कहती है मेरे एक दोस्त को भी तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मार डाला। वो दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, साथ ही में उसने किसी इंसान को भी नहीं मारा था, फिर भी आखिर उसे क्यों मरना पड़ा। बाहर की ओर वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी से कहता है मेरे दोस्त को अभी अभी उस टोका ने मार डाला, क्या बस इसीलिए क्योंकि वो बस एक इन्वेस्टिगेटर है, या फिर इसीलिए कि वो एक इंसान था। यानी कि दोनों पार्टी की तरफ से दर्द तो एक ही जैसा था। हर कोई अपने अपोनेंट को राक्षस ही समझता था, लेकिन कोई भी एक दूसरे का नजरिया नहीं समझना चाहता। कानेकी जो इंसान और घुल दोनों के बीच में था, वो इन सारी चीजों को सोचकर काफी ज्यादा दुखी होता है। टोका के पास जो इन्वेस्टिगेटर था वो वहाँ पर एमी की मोम का कागुने बाहर निकालता है। इसके अटैक से टोका वहाँ पर पीछे हट जाती है, लेकिन इस चीज को देखकर एमी वहाँ पर एकदम ही शॉक थी। इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर हंसते हुए कहता है पहचाना। इसे देखकर एमी दुखी होते हुए वहाँ पर चीखने लगती है। टोका को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो हर तरह के हमले उसके ऊपर करे जा रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए वो इन्वेस्टिगेटर उसके पेट में हमला कर देता है और साथ ही में उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो आखिर तुम्हें अब मैं किस कागुने से मारूं, उस लड़की के मोम के कागुने से मरना पसंद करोगी या फिर डेट के। कहीं बाहर की ओर काना की उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है इंसान और घुल दोनों ही गलत है, इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ चुका है, तो हमें शांति से साथ रहने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसकी बात को मानने के लिए राजी ही नहीं था और कानेकी के ऊपर जोरदार अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। साथ ही में वो कानेकी से कहता है मेरे पास इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। इसे सुनते ही कानेकी गुस्से के साथ कहता है तो ठीक है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, और वो भी अपनी घुस पावर को अनलॉक कर लेता है। तो एकदम से उस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर अटैक कर देता है, साथ ही में उसे काट भी लेता है। कानेकी वहाँ पर उस इन्वेस्टिगेटर के ऊपर तगड़ा वार करते हुए उसे वहीं पर हरा देता है, जिससे उसका वो कागुने भी टूट जाता है। कानेकी उसे बताता है ये लड़ाई अब खत्म हुई, क्योंकि बिना कागुने के तुम मुझे नहीं हरा सकते। लेकिन तभी कानेकी के अंदर का घुल उसके ऊपर कंट्रोल लेना शुरू हो जाता है। वहाँ पर अपने सामने जिंदा इंसान को देखकर उसकी भूख भी बढ़ने लगती है, इसीलिए कानेकी उस इन्वेस्टिगेटर को कहता है भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर कानेकी की बात ही नहीं सुनता और वहीं पर रुका रहता है और पलक झपकते ही दोबारा से कानेकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन कानेकी उसे बस एक ही बार में दूर फेंक देता है। कानेकी उसे दोबारा से कहता है प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे किसी इंसान का मर्डरर नहीं बनना। वहीं टनल के अंदर वो इन्वेस्टिगेटर एमी को वहाँ पर परेशान कर रहा था। साथ ही में टोका वहाँ पर बुरी हालत के साथ जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। वो उसे वहाँ पर मारने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ ही कट जाता है और इसी
इसी के साथ देखते हैं हम एमी को, जिसने की यहाँ पर पहली बार अपने कागुनो की पावर को एक्टिवेट किया था। और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए उस इन्वेस्टिगेटर से कहती है, मेरे मॉम डैड के कागुने का इस्तेमाल ऐसी गंदी चीजों में यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसे देखकर वो इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे देखते हुए एमी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके ऊपर हमला करती है और उसके दोनों पैर को ही काट देती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। अब इन सारी चीजों को देखकर इन्वेस्टिगेटर हैरान तो था ही, पर वो एमी को डराते हुए कहता है, अब मैं तेरा भी कागुने ले लूंगा। तभी टोका वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है, इसे मार डालो। लेकिन वहाँ पर एमी अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं इसे नहीं मारना चाहती। बदला लेने से मेरे माता पिता नहीं आ जाएंगे और ना ही इसे मारकर मुझे किसी तरह का सुकून मिलने वाला है। ये सारी बातों को सुनकर इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए कहता है, तू एक बात तो सही कह रही है, फैमिली को हमेशा साथ ही रहना चाहिए, तो अब मैं तुझे भी उनके साथ ही भेज देता हूँ। लेकिन तभी अचानक से टोका उसके पीछे आती और उसकी गर्दन को ही उड़ा देती है। वहीं बाहर की ओर भी वो दूसरा इन्वेस्टिगेटर जमीन पर पड़ा हुआ था और कानेकी को देखकर एकदम ही शॉक था। वो अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर कानेकी ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। जिंदा छोड़ा तो छोड़ा, वो आखिर रो क्यों रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कानेकी अपनी भूख से हार चुका था, क्योंकि अब उसके अंदर का घुल पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और वो वहाँ पर पागलों की तरह मांस को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर कानेकी की नजर उसके पीछे खड़े हुए एक आदमी पर जाती है और ये देखते ही वो बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन जब वो उसे देखता है, कानेकी एकदम ही हैरान था, क्योंकि वो इंसान कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उसका ही साथी टेंगू कैफे वाला कोवर्कर था, जो कि वहाँ पर कानेकी के लिए मांस का टुकड़ा लाया था ताकि उसे खाकर कानेकी की भूख शांत हो जाए। और इसी के साथ दोनों पार्टियों की लड़ाई खत्म होती है। कानेकी और उसके बाकी मेंबर वहाँ से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो बाहर खड़ा हुआ इन्वेस्टिगेटर वो टनल में जाता है, जहाँ जाते ही अपने बॉस की लाश को उठाता है और धीरे से आंखें बंद करके रोने लगता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम है एमन, जिसका आज सीसीजी में पहला दिन था। दरअसल एमन को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर आरमान ने डिस्ट्रिक्ट सीनियर इन्वेस्टिगेटर कुरियो माडो के अंदर रखा था। और तभी 60 साल की बुढ़ी औरत मीरो मात्सुकाया, इसे देखते ही एमन उसे पूछता है, क्या उसे पूरा भरोसा है कि ये इतनी मासूम दिखने वाली बूढ़ी औरत ही घूल है। तो मोडो उसे वहाँ पर कहता है, वैसे मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे बस उसके ऊपर शक है। और ये बात सुनते ही एमन अपने मन में सोचता है, सच में ये आदमी पागल ही है। लेकिन अगले सीन में ये दोनों एक पार्क वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मीरा हर रोज कबूतर को दाना खिलाती थी। मोडो एमन को उस बूढ़ी औरत से मिलवाता है और कहता है, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उसका आरसी काउंट बस 231 मिला था, जो कि किसी घूल के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन सा था। तो ये औरत कोई घूल नहीं हो सकती। इसीलिए वो दोनों उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसके ऊपर शक किया। जिसके बाद आगे रास्ते में मोडो एमन से कहता है कि ये तो पकड़ना उनका काम था। जिसके बाद मोडो एमन से कहता हो, लेकिन एमन अपने काम को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रहा था, तो इसी बेकार चीजों के लिए वो वहीं पर मना कर दिया। अभी नए ही तो हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे दुश्मन कोई भी हो, तुम्हें हमेशा लड़ना ही होगा, जिसमें तुम्हारे हाथ पांव ही क्यों ना टूट जाए। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और मोडो को मरे हुए 49 डे हो चुके थे, लेकिन एमन के दिमाग में आज भी वो मोडो के कहे गए शब्द गूंज रहे थे। और तभी उसकी मुलाकात शिनोहारा से होती है। उसके पास एमन को बताने के लिए कुछ जरूरी जानकारी थी, लेकिन वो उसके हाथ में फूल को देखकर अपनी खबर को बता नहीं पाता और वो बस इतना ही कहता है कि मोडो तुम पर काफी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंटिक कैफे के अंदर कानेकी की मुलाकात हिनामी से होती है, जहाँ पर वो हेलोविन तरह के कपड़े पहनकर शॉपिंग के लिए तैयार थी। इसके साथ यूमो जाने वाला था, क्योंकि हिनामी को अपने नए पंछी के लिए पिंजरा चाहिए था। ये सारी घटना होने के बाद हिनामी अब टोका के साथ रहने लगी थी और उसी वक्त उसे वो पंछी मिला, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हालात में था। और उसी पंछी को देखकर हिनामी को एक नया जीवन दान मिला, लेकिन उसे अभी भी अपने माता पिता की मौत का दुख था। इसे देखकर यूमो वहाँ पर उसका हाथ पकड़ के उसे हौसला देता है। वहीं कैफे के अंदर टोका और निशिकी एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए एनजी कहता है, अगर तुम दोनों नहीं रोके तो मैं डेविल एवन बन जाऊंगा। लेकिन दोनों को एनजी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी लड़े जा रहे थे। इसके अगले सीन में हम एमन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो मोडो की कब्र के ऊपर फूल रखने के लिए गया था और वहीं पर उसकी मुलाकात एक सफेद बालों वाली औरत से होती है। वहीं दूसरी तरफ काना की हाल फिलहाल में चल रही घटना को देखकर रिजे के बारे में और भी ज्यादा चीजें जानने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जैसे ही जाता है, ये लड़की उसे ठीक से पकड़ लेती है। वो लड़की उसे बताती है कि रिजे के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि उनके वार्ड यानी कि 20 वार्ड में उसे कोई भी नहीं जानता था। दरअसल रिजे इससे पहले 11 वार्ड के अंदर रहती थी, तो अगर उसे रिजे के बारे में कुछ भी जानना है तो उसे 11 वार्ड के अंदर जाना होगा। जब यानी कि अगले दिन कैफे के अंदर काना के और हिडे टीवी पर चल रही न्यूज को सुन रहे थे, जिसे सुनते ही हिडे उसे कहता है कि अब शायद 20 वार्ड बदल चुका है, क्योंकि शायद यहाँ पर कोई घूल ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है, क्योंकि इतने खतरनाक और खूंखार घूल का हमला एकदम से ही बंद हो चुका है। लेकिन इन सारी बातों को सुनकर कानाकी का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। तभी उसकी टेंशन दूर करने के लिए हिडे जैसे ही हिडे उस कैफे से बाहर निकलता है, उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि जरूर वो कोई ना कोई चीज को छुपा रहा है। दूसरी तरफ सीसीजी की टास्क के लिए भेजा जा रहा था। दूसरी तरफ निशिकी और एनजी एक दूसरे के साथ 11 वार्ड की हालचाल के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ 11 वार्ड के अंदर हम देखते हैं कि घूल्स ने मिलकर सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेटर को वहीं पर मार डाला था। और वो सभी आपस में बातें करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी एक वॉर शुरू हो जाएगी। तभी वहाँ पर एनजी मजाक में कहता है कि वो फिर से डेविल एवन बन जाएगा, लेकिन उसकी बात पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच में वहाँ पर टोका सोच रही थी कि माटो का भी तो परिवार था, आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पर कैफे के अंदर खाना किया जाता है, लेकिन वही टोका उस बर्ड के बारे में सोच रही थी कि क्या इस बर्ड का भी परिवार होगा, क्योंकि हर किसी का कोई ना जो नाम का एक आदमी अपने गोल ग्रुप के साथ एंटी की तरफ पहुंचने लगता है। वहीं 11 वॉर के अंदर रेजे को ढूंढने के लिए सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर को मार देता है। इसके बाद वो भी वहाँ से 20 वॉर के अंदर रेजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये घुल और कोई नहीं बल्कि टोका मौजूद सीसीजी ब्रांच के ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें कि ओगेरी ट्री नाम की एक घुल ऑर्गेनाइजेशन बस कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ के सारे इन्वेस्टिगेटर को मार देती है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा खून खराबा करते हैं ये लाल मास्क पहने हुए घुल। और जैसे ही वहाँ पर कुछ वक्त बीत जाता है, तातारा और योमो वहीं पर पहुंचते हैं जहाँ पर कि अयातो ने इन्वेस्टिगेटर को मारा था। योमो को वहाँ पर जांच ताल करने से पता चलता है कि ये काम ओगेरी ट्री घुल की एजेंसी ने किया है। इसका लीडर है वन नाइट की। वहीं एंडिंग के अंदर बाजो जोर जोर से बातें कर रहा था, तो इसीलिए कानेकी और टोका वहाँ पर उसे शांत रखने की कोशिश करते हैं। टोका वहाँ पर उसे कहती है पहले कॉफी को ऑर्डर करो फिर दूसरा काम करना, जिसे सुनकर बांजो उसके ऊपर चिढ़ जाता है, लेकिन फिर वो आराम से बैठकर कॉफी को भी पीता है। थोड़ी देर के बाद वो आखिरकार रेजे के बारे में पूछता है, क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि वो यहीं पर मिलेगी, जिस पर कि ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन तभी बांजो को रेजे की खुशबू कानेकी के अंदर से आ रही थी, तो कानेकी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ के हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो इसी चक्कर में कानेकी गलती से अपना सर बांजो को दे मारता है, जिससे कि बांजो भी वहाँ पर बेहोश हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इसी टाइम पर सीसीजी के अंदर एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर अहमद देख रहा है कि आज के दिन वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं। मीटिंग के अंदर कमांडो इत्सुकी बताता है अब 11 वॉर की ब्रांच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि कई सारे घूल ने इन्वेस्टिगेटर को बड़ी बेरहमी से मार डाला, तो इनके खिलाफ अब हमें एक्शन लेना ही होगा। जिसके बाद कैफे के अंदर आखिरकार बांजो को होश आ जाता है, और इसीलिए वो वहाँ पर कानेकी की बात को भी समझ लेता है कि आखिर उसका रीजे से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर बांजो उसे माफी मांगता है और पूछता है कि अब रीजे कहाँ पर है। कानेकी उसकी आंखों में एक उम्मीद देकर उसे सच्चाई नहीं बता पाता, तो इसीलिए वो उसे कहता है कि वो कहीं बाहर गई हुई है। और ये बात सुनते ही बांजो कानेकी से कहता है अगर रीजे तुम्हें कहीं पर मिलती हो तो उससे कहना कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ओगेरी ट्री नाम की घूल ग्रुप ने जेसन के साथ मिलकर 11 वॉर के अंदर कब्जा कर लिया है, तो इसीलिए अब वो रीजे की ही तलाश कर रहे हैं। बांजो उन्हें ये सारी बातें बता ही रहा था कि तभी अचानक से कैफे में कोई घुसकर बांजो को नीचे गिरा देता है। वहाँ पर टोका जैसी अपने भाई को देखती है वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है। वो उसे पूछती है कि अब तक वो कहाँ पर था, लेकिन आया तो उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले थे। और तभी वहाँ पर जेसन की एंट्री होती है, साथ ही में उसके साथ एक बंदा था जिसे लोग फेरी भी कहते हैं। वहीं वो पॉकेट मारने वाला लड़का शहर में पागलों की तरह घूम रहा था। सीसीजी के अंदर कमांडर इत्सुकी और बाकी सारे मेंबर ओगेरी ट्री की चाल समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नतीजा नहीं मिलता। तभी वहाँ पर कमांडर को याद आता है कि उसका बच्चा आखिर इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता है, मानो कि उसका दिमाग ही खाली हो। लेकिन फिर भी इत्सुकी वहाँ पर एक तगड़ा मोटिवेशन देकर अपने ज्ञान को बांटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजिया बीच में आ जाता है। दरअसल सिनारी उसे अपना साथी बनाना चाहता था, इसीलिए उसने ही उसे यहाँ पर बुलाया था। वहीं कैफे के अंदर जेसन कानेकी को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे रोकने के लिए टोका बीच में आती है, लेकिन जेसन उसे बस मक्खी की तरह उड़ा देता है। इसके बाद जेसन वहाँ पर कानेकी के ऊपर अटैक करता है, और तभी सभी को वहाँ पर पता चल जाता है कि कानेकी वन आई घूल है। इसे देखकर जेसन भी वहाँ पर हैरान था। कानेकी पलट कर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन अपना कागुने निकाल कर उसे घायल कर देता है। टोका वहाँ पर फिर से कानेकी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने उसका भाई अयातो आ जाता है। वो टोका को वहाँ पर कमजोर कहता है जैसे उसके पिता थे। ये बात सुनते ही टोका वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अयातो अपनी पावर से उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। और वो वहाँ पर उसे कहता है अब मैं देखता हूँ कि आखिर हमारे जैसे घोल और बाकी सारे बचे हुए इंसान में क्या फर्क है। और इसी के साथ अपने कागुने की पावर से टोका के ऊपर दोबारा अटैक करता है। जेसन वहाँ पर कहता है अब वो कानेकी के खून से इस कैफे को नया रूप देने वाला है, लेकिन तभी निको उन्हें समझाता है कि अब उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, तो इसीलिए वो लोग कानेकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद कैफे के अंदर योशिरा और योमो वापस आते हैं, और अपने कैफे की इस तरह की हालत को देखकर योशिरा योमो से कहता है कि सबको इकट्ठा करो। दूसरी तरफ इत्सुकी सुजिया से थोड़ी बहुत बातें करता है, लेकिन तभी वहाँ पर शिनोहारा आता है और वो उसे खींच कर ले जाता है ताकि उसके कोई भी प्लान में गड़बड़ी ना हो। दरअसल सुजिया को यहाँ पर चेयरमैन और आर्मा ने खुद बुलाया था, इसीलिए वो अकेला थर्ड क्लास इन्वेस्टिगेटर होते हुए भी लेजिट माना जाता है। वहाँ पर जेसन की बेरहमी के बारे में बात करते हुए हेमंत कानेकी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी आंखों और उसकी बातों से उसे अपना बचपन याद आ गया। तभी वहाँ पर शिनोहारा कहता है कि मोडो की आखिरी इच्छा ये थी कि हेमंत ही उसका क्विक ले। वहीं बाहर बैठा हुआ सुजिया एक्साइटमेंट होते हुए पागल हो रहा था, क्योंकि 11 वोट के अंदर इतने सारे गोल्स है कि उसे नए नए क्विक बनाने में मजा आएगा। दूसरी तरफ सीसीजी ने 11 वोट के अंदर रह रहे लोगों को वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया था,
क्योंकि वो लोग अब ओगेरी ट्री के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करने वाले थे। वहीं कैफे के अंदर सभी को इकट्ठा करने के बाद योशिमुरा अपनी बातें कहना शुरू करता है। सच्चाई तो ये है कि शायद अब हम केनिको को दोबारा वापस जिंदा ना देख पाए। इसे सुनते ही निशिकी तुरंत कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो केनिको को ऐसे ही नहीं मरने देंगे। तो योशिमुरा वहाँ पर आगे कहता है ओगेरी ट्री के ग्रुप के अंदर ऐसे भी घुल मौजूद है जिन्हें लड़ाई के अलावा कोई बात से मतलब नहीं, तो उनके बीच घुसकर कानेकी को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। और से सीसीजी ने भी 11 वोट के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि दोनों साइड से फंसने का पूरा चांस है। इसे सुनकर टोका कहती है अगर कोई नहीं जाएगा तो मैं अकेले ही कानेकी को बचाने के लिए जाऊंगी। जिसकी बात सुनकर निशिजी और हिनामी भी इसके लिए मान जाते हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगे। इसलिए वहाँ पर योमो भी कहता है वो भी उसके साथ कानेकी को बचाने के लिए जरूर चलेगा, लेकिन पहले सबको खतरा बताना जरूरी था। आखिर में वो कहता है अगर कानेकी की जान बचाने के लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो वो लोग इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन वो इतने लोगों के साथ तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस काम में मदद करने के लिए योशिमुरा वहाँ पर सुकी को बुलाता है, जिसे देखकर टोका बिल्कुल ही हैरान थी कि तुम आखिर अब तक जिंदा कैसे हो। तो सुकी उसे कहता है उस वक्त जो कुछ भी मेरे हाथ लगा मैंने उसे ही खा लिया, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, लेकिन उसे खाने के बाद वो मुझे काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी लगा था। उसकी बकवास बातों को रोकते हुए योशिमुरा वहाँ पर कहता है जब सीसीजी ओगेरी ट्री के ऊपर हमला बोल देगी तभी इसी चीज का फायदा उठाकर हम कानेकी को वहाँ से छुड़ा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जेसन ने एक बड़े से सुनसान कमरे के अंदर कानेकी को बांध कर रखा था, जहाँ पर वो कानेकी को तरह तरह के वेपन से टॉर्चर करे जा रहा था। ये करने के बाद भी जेसन वहाँ पर एक इंजेक्शन निकालता है जिसके अंदर आरसी इनहिबिशन फ्लूइड भरा हुआ था। जिसके बाद जेसन वहाँ पर कहता है कि अगर ये ड्रग किसी घुल की बॉडी में चला जाता है तो उसका काबू ने डीएक्टिवेट हो जाता है और साथ ही साथ में उसकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन इंजेक्शन को किसी घुल के अंदर इंजेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी। और एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर इंजेक्शन की सुई आर पार हो जाती है और वो जगह है आँख की नीचे की चमड़ी। ये कहते ही जेसन उस इंजेक्शन को उसी जगह पर कानेकी के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से कानेकी वहाँ पर दर्द से चिल्ला रहा था। इसके बाद हम सीसीजी की मीटिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पर उन्होंने एक बिल्डिंग का पता लगा लिया था जिसके अंदर वो सभी घुल मौजूद है, तो इसीलिए वो सभी लोग इस काम को करने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनाते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर इत्सुगी एक तगड़े मोटिवेशन के साथ इस मिशन को शुरू करवाते हैं और इसी चीज के बाद वो सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट लेकर 11 वार्ड की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कानाकी अपने टॉर्चर से चिल्ला रहा था, लेकिन जेसन उसे पूछता है तुम्हारी गिनती कहाँ तक पहुंची। जिसे सुनते ही कानाकी वहाँ पर अपनी गिनती को काउंट करना शुरू कर देता है, तो इसीलिए जेसन भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए एक बंदा आता है जो और कोई नहीं बाइजो था, और वो कानाकी की ऐसी हालत को देखकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का। वैसे आगे का काम मेरे कुछ दोस्त ही संभालने वाला है, तो वही लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। कानेकी तुम अच्छे हो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपने कैफे वाले लोग भी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार थे। तभी शिनोहारा एमन को जेसन के बारे में पूछता है कि तुम मुझसे लड़े थे तो तुम्हें आखिर वो कैसा लगा। एमन कहता है वो बाकी सारे घुल से काफी ज्यादा अलग और ताकतवर था। इसे सुनकर शिनोहारा कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, और जब जेसन को सीसीजी ने पकड़ा था तब उसे एक स्पेशल जगह पर रखा गया था, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर था वो उसके ऊपर इतने जुल्म करता है कि वो एक असली डीमन बनने पर मजबूर हो गया, और इसी के बाद से ही उसने ये सारी तबाही मचाना शुरू कर दी। वहीं बिल्डिंग के अंदर सभी मौजूद घुल इन्वेस्टिगेटर के खिलाफ लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो अपनी अपनी पोजीशन भी ले लेते हैं और इसी के साथ दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसके अंदर कैफे वाले लोग भी आगोरी की तरह कपड़े पहनकर शामिल हो चुके थे, जिसके बाद उनकी लड़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, पर घुल से इसमें गन का अटैक करते हैं और इसी वजह से सीसीजी के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए कमांडर इत्सुगी उन्हें रास्ता दिखाता है कि ये चीज को उन्हें कैसे हैंडल करना है। अभी ये व्हाइट बाल वाला लड़का इत्सुगी की बाइक को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर कूद जाता है और वहाँ पर सभी घुल को मार देता है, लेकिन इस मिशन में इत्सुगी की बाइक का काम तमाम हो चुका था। इसे देखकर वहाँ पर इत्सुगी तो रोने लगता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए बाकी सारे इन्वेस्टिगेटर उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहाँ पर पहुंचते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। तभी हम कानाकी को देखते हैं जिसके पास वही दो घुल आए हुए थे जो कि बांजो के फ्रेंड थे। वो उसे कहते हैं कि उसे इस चीज को थोड़े और समय तक सहना होगा, बाद में वो किसी न किसी तरह से उसे निकाल ही लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है। वहीं बिल्डिंग के अंदर मौजूद टोका घुल और इंसान दोनों के साथ लड़ रही थी। तभी उसे एमन देख लेता है और उसके मास्क को देखकर समझ जाता है कि ये तो वही घुल है जिसने उसके बॉस को मारा था, और इसी चीज की वजह से इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन तभी बीच फाइट के अंदर एमन के ऊपर दूसरे घुल का अटैक हो जाता है, तो इसी चीज का फायदा उठाकर टोका वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अयातो को देखते हैं जो कि बेरहमी से सभी इन्वेस्टिगेटर को मारे जा रहा था। जिसके बाद हम वापस इनकी फाइट पर आते हैं। इस फाइट के अंदर ये दोनों ही बंदे एमन के ऊपर भारी पड़ रहे थे, जिनके साथ फाइट करते करते एमन को मोडो की बात याद आती है। उसने उसे कहा था कि क्या सच में कोई मामूली सा इंसान किसी घुल को मार सकता है, तो एमन उसे कहता है शायद ये काम वो अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना से कर सकता है। इसे सुनते ही मोडो कहता है ये तो तुमने सच कहा, लेकिन एक घुल के सामने सीधा आकर उसे हराना बिल्कुल
ही नामुमकिन सा है। क्या तुम उसे सही तरह से हराने का तरीका जानना चाहोगे? लेकिन एमन इस चीज को जानने से इनकार कर देता है, पर फिर भी मोडो वहाँ पर उसे कहता है, चालाक बनो एमन, अगर तुम सही हो तो थोड़ा बहुत गलत रास्ते को चुनना गलत बात नहीं है। वैसे जो मेरे पास क्विंके है शायद उसे तुम सही तरह से इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही परफेक्ट है। तो किसी दिन अगर मैं मर जाऊँ तो तुम ही मेरे क्विंके को ले लेना। और फिलहाल इस फाइट के अंदर एमन के पास मोडो का ही क्विंके है, तो इसीलिए वो वहाँ पर उसके असली पावर को यूज करता है और उसका सही तरह से इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ के एक घूर को तो बड़ी आसानी से मार देता है। ये करने के बाद वो कहता है, वैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं मर सकता, जब तक मेरे बॉस का कातिल जिंदा है मैं उसे मार कर ही मरूंगा। अभी हम टोका को देखते हैं जो कि एक जगह पर भाग रही थी, लेकिन तभी उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है, पर निशिकी उसके आगे आके उसे बचा लेता है। दरअसल यह अटैक किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई आयातो ने ही किया था, पर अटैक के लगने के कारण निशिकी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब आयातो को वहाँ पर देखते ही टोका पूरी तरह से उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सीसीजी के सभी इन्वेस्टिगेटर आखिरकार बिल्डिंग के टॉप के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ जाते ही उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो इत्सुकी से कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो इत्सुकी उन्हें थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा। और तभी वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग घुल की एंट्री होती है, जिसे कि वन आई आउल कहा जाता है। और ये खबर को जानते ही इत्सुकी कहता है, सिनोहारा ध्यान से सुनो, अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखना जिससे तुम्हें लगाव नहीं है, ताकि उनकी मौत से भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर इस घुल को तुम नहीं हरा पाए मतलब कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए यहाँ पर जान गंवाना एक बेवकूफी होगी। और हम देखते हैं कि वो आउल घुल पूरी तरह से उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कानेकी को, जो कि अपने दिमाग के अंदर एक अजीब सी जगह पर पहुंच चुका था। अभी वहाँ पर उसे रेजे मिलती है, वो उसे बताती है काफी समय बाद मिले कानेकी, और वो उसकी हाल चाल पूछकर उसकी फिक्र करने लगती है। पर तभी रियल लाइफ के अंदर जेसन उसके पास आता है, जो कि वहाँ पर अपनी टॉर्चर को दोबारा से कंटिन्यू करता है। जेसन का टॉर्चर इतना ज्यादा खतरनाक था कि कानेकी का खून ही चारों ओर बहने लगता है, और उसके दर्द से कानेकी जोर जोर से चिल्ला रहा था। कानेकी आगे कहता है, जेसन ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो 1000 से उल्टी गिनती को गिने, जिसे कि वो हर बार 7 अंकों को घटाकर इसे कंटिन्यू रखेगा। और ये काम उसे शुरुआत में तो समझ नहीं आया, पर बाद में उसे पता चला कि ये इसलिए था क्योंकि वो अच्छे से होश में रह सके, यानी कि ये सारा टॉर्चर वो पूरी तरह से होशो हवास में फील कर रहा था। आगे कानेकी कहता है, मैं बस उस नंबरों में ही अटका रहा, लेकिन वही दूसरी तरफ जेसन ने मेरे हाथ पैर को तोड़ दिया। न जाने उसने कितनी बार मेरे हाथ पैर और उंगलियों को काटा होगा, और जब भी मेरे उंगलियां और पैर रीजनरेट होते थे उसी वक्त मुझे एहसास होने लगता है कि मैं अब कोई इंसान नहीं रहा। लेकिन तभी हम उसके दिमाग वाला सीन वो वापस से देखते हैं, जहाँ पर रेजे बड़े प्यार से उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। कानेकी वहाँ पर कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वो अपनी एक याद में चला जाता है, जहाँ पर कानेकी को मॉम कानेकी को कुछ नए वर्ड सिखा रही थी। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर रेजे उसे कहती है, अब वो कहाँ पर जा रही है? तो कानेकी उसे बताता है वो शायद काम करने के लिए जा रही है। तो उसकी मॉम जैसे ही काम पर जाती, कानेकी उनके पिता के रूम में जाकर उनकी सभी बुक को पढ़ने लगता। अब पिता की वहाँ पर बात सुनते ही रेजे उसे पूछती है कि तुम्हारा आखिर पिता कैसा इंसान था? तो कानेकी उसे कहता है उसे उसके पिता के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता कि आखिर वो किस तरह के इंसान थे, लेकिन वो उनकी रखी गई किताबों को पढ़कर काफी ज्यादा खुश था, इसीलिए उसे किताब की दुनिया से प्यार होने लगा था। और उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो भी उसे उतना ही चाहता था। दरअसल कानेकी को कानेकी माँ ने ही एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा था कि वो हमेशा अपनी जिंदगी में बस अच्छा बने। अगर खुद को चोट पहुंचाकर वो दूसरों को खुश रख सकता है तो उसे इसी चीज के अंदर खुशी मिलेगी। तो इसीलिए कानेकी यही करता रहा, और इन सारी बातों को रिजे वहाँ पर चुपचाप सुने जा रही थी। और वही रियल लाइफ के अंदर जेसन अपनी टॉर्चर को तो कंटिन्यू करे जा रहा था। कानेकी वहाँ पर दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकता। साथ ही में टॉर्चर को और ज्यादा गंदा बनाने के लिए वो एक कीड़े को कानेकी के कान में डाल देता है। और तभी दोबारा से हम इसी सीन के ऊपर वापस आ जाते हैं। दरअसल रिजे वहाँ पर अपनी बातों को करते हुए कानेकी को इविल बनाने की कोशिश करे जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कानेकी उसकी बातों को नहीं सुनता क्योंकि वो अपनी मॉम से खुश था, और उनके मरने के बाद भी उसे एक अच्छा दोस्त जो मिल गया था। इसी चीज के कारण कानेकी वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। लेकिन तभी रिजे उसे कहती है शायद तुम्हारा दोस्त मरने वाला है। और तभी रियल लाइफ के अंदर जेसन ने उन दोनों लोगों को पकड़ लिया था जो कि कानेकी को यहाँ से निकालने में मदद करने वाले थे। जेसन वहाँ पर कहता है मुझे पहले से ही पता लग चुका था कि कोई ना कोई यहाँ पर साजिश कर रहा है, और शायद अब तक तुम इन्हीं लोगों की वजह से जिंदा हो, क्योंकि तुम्हें लगा कोई ना कोई यहाँ से तुम्हें बचा ही लेगा, पर ऐसा नहीं होने वाला। तो अब चुनो तुम इनमें से किसको मारना चाहते हो, या फिर ऐसा मैं कहूँ तुम इनमें से किसको बचाना चाहते हो। ये बात सुनते ही कानेकी वहाँ पर मना कर देता है कि मैं किसी को नहीं मार सकता, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम मुझे मार डालो। और वो वहाँ पर किसी को भी मारने से मना कर देता है। और जेसन उसे कहता है अगर इसमें से तुमने किसी एक को नहीं चुना तो मैं दोनों को ही मार दूंगा। पर कानेकी अपना फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी जेसन आगे बढ़ता है और उसमें से एक लड़की को गले के बल पकड़ लेता है। वो उसका गला इतनी जोर से दबा रहा था कि वो मरने के कगार पर
पर ही आ चुकी थी। साथ ही में जेसन चिल्लाते हुए कानाकी से कहता है जल्दी फैसला लो वरना ये लड़की यहीं पर मर जाएगी, और कानाकी उसे कोई भी आंसर नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद जेसन उस भूल लड़के को भी मार डालता है और इन दोनों की मौत का दोषी कानाकी को ठहराते हुए कहता है ये शायद तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम इनमें से किसी एक को चुनते तो शायद आज इनमें से कोई एक जिंदा होता, लेकिन तुम्हें तो फैसला लेना ही नहीं आता। और तभी कानाकी वापस से रेजे की याद में चला जाता है और रेजे भी सेम उसे यही बात कहती है कि अगर उसने सही फैसला लिया होता तो शायद वो लड़की जिंदा होती। पर कानाकी इन सारी चीजों को सोचकर वहाँ पर रोने लगता है कि ये सारी उसी की ही गलती है। तो रेजे उसे कहती है ऐसे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि तुम ही हो जो कुछ भी बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और ये बात सुनते ही कानाकी वहाँ पर थोड़ा शौक था। आगे रेजे कानाकी से कहती है जरा तुम ही इस बारे में सोचो, अब तक जो भी सारी चीजें हुई उसमें किसकी गलती है, या फिर शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम इस दुनिया को समझ ही नहीं पाए, या फिर तुम एक बेवकूफ हो और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपना शिकार बना लिया और उसी चीज की वजह से आज तुम एक घूल बन चुके हो। पर अगर उस वक्त तुम स्ट्रॉन्ग होते तो तुम शायद उसे बचा सकते थे। और तभी वहाँ पर हम एमी की मोम का डेथ वाला सीन देखते हैं और ये सीन को दिखाते ही रेजे आगे कानाकी के सारे चाहने वालों को जेसन के हाथ मरता हुआ दिखाती है और साथ ही में रेजे उसे कहती है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा। पर कानाकी बस वहाँ पर रोए जा रहा था। रेजे उसे कहती है तुम आखिर रो क्यों रहे हो, ये रास्ता तुमने ही तो चुना था, आखिर तुम तो तुम्हारी मोम की तरह ही बेवकूफ निकले। और इस बात को सुनकर कानाकी अपनी मोम को याद कर जोर जोर से रोने लगता है कि आखिर वो मर क्यों गई, उन्हें उसके साथ ही रहना चाहिए था। अगर आज वो जिंदा होती तो मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, मैं बस उन्हें जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आखिरकार यहीं पर रेजे कानाकी को पूरा एक इविल बनाने में कामयाब रहती है। और हाँ, कानाकी जैसे ही वहाँ पर इविल बने जा रहा था वहाँ पर जो भी मौजूद व्हाइट फ्लावर रेड फ्लावर के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे और इसी तरह से रेजे की कई सारी बातों को सुनकर कानाकी पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। रेजे तो वहाँ पर और भी सारी बातों को बात कर रही थी पर तभी वहाँ पर कानाकी अपनी हथकड़ियों को खोल कर रेजे के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसी दौरान रेजे उसे आखिरी बार पूछती है वैसे इस दुनिया के अंदर कौन गलत है, तो कानाकी उसे कहता है ये पूरी दुनिया ही गलत है। और ये बात करते ही वो रेजे को वहाँ पर खाना शुरू कर देता है और इसी चीज की वजह से उसके बाल व्हाइट कलर के हो जाते हैं क्योंकि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक घूल ही है। वहीं रियल लाइफ के अंदर जेसन वहाँ पर आता है और कानाकी से कहता है लगता है हमारा वक्त खत्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सीसीजी ने हमला कर दिया है, तो अब मुझे इंसान और साथ ही साथ में कुछ घूल को भी मारना होगा क्योंकि शायद वही घूल है जिनके साथ तुम उस कैफे के अंदर काम करते थे। लेकिन कानाकी इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर कोई भी आंसर दे नहीं रहा था। पर जेसन वहाँ पर कहता है शायद वक्त आ चुका है मुझे तुम्हें खाने का, ताकि मैं तुम्हें खाकर अपने अंदर समझ सकूं। जेसन वहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ता है उसे कानाकी के अंदर रेजे दिखाई देने लगती है और इस चीज को देखते ही जेसन वहाँ पर अपना कागुने बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर कानाकी के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि कानाकी वहाँ पर खुद को छुड़ाते हुए जेसन के ऊपर ही हमला कर देता है और उसे दूर होकर कहता है ये स्वाद कितना बकवास था, मानो कोई सड़ी हुई मछली खा रहा हूँ। और तभी जेसन को रियलाइज होता है कि कानाकी ने उसके मांस को खा लिया था और इसी चीज के बाद इन दोनों की काफी तगड़ी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है जिसके अंदर जेसन तो अपने कागुने से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था लेकिन कानाकी बिना कागुने के ही लड़ रहा था। साथ ही में वो जेसन के सारे हमले से इजीली बचे भी जा रहा था। और तभी जेसन उसके ऊपर एक तगड़ा वार करता है। इसे देखते हुए कानाकी भी वहाँ पर अपना कागुने बाहर निकालता है और वापस से इन दोनों की वहाँ पर तगड़ी फाइट स्टार्ट होती है। पर इस बार कानाकी उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और वो जेसन को एक टाइम पर हरा ही देता है। वो वहाँ पर जेसन को इतना ज्यादा दर्द देता है कि जेसन वहाँ पर उसकी बात मानने में मजबूर हो जाता है। इसके बाद कानाकी उसके पास जाता है और अपने कान में से वो कीड़ा बाहर निकालता है और जेसन से कहता है वैसे पहले तुमने मुझे खाने की कोशिश की थी, तो अब मैं तुम्हें खा लूँ तो कैसा रहेगा। और ये कहते हैं वो जेसन को वहाँ पर खाने लगता है। इसी तरह से उसने जेसन को पूरी तरह से अपने अंदर ही संभाल लिया था। अब जेसन को मारने के बाद से ही कानाकी पूरी तरह से बदल चुका था, इसीलिए वो बाहर जाके अपने मास्क को पहन लेता है। दूसरी तरफ सीसीजी के सामने खड़ा हुआ आउल घुल कहता है वो इंसान जिसने 10 साल पहले मेरे हाथ को काटा था, क्या वो तुम में से एक है? शायद उसी वक्त मुझे तुम सबको मार देना चाहिए था। पर तभी वहाँ पर शिनोहारा कुछ लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग यहाँ से निकले और अपने आगे के काम को कंटिन्यू करें, जिसके अंदर शिनोहारा एमन को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन एमन उसकी बात ना सुनते हुए उस आउल घुल से लड़ने का डिसाइड करता है। और इस बात को सुनते ही शिनोहारा और उसका साथी अपने पास मौजूद कागुने पावर का यूज करते हैं और साथ ही में वो दोनों उस आउल घुल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इतने सारे हमले खाने के बावजूद भी वो आउल घुल मरने का नाम नहीं ले रहा था। आउल घुल वहाँ पर खुद को हील करते हुए एक अपनी नई पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके एक ही वार से एमन और ये बंदा तो दूर उठ चले जाते हैं। तो इस चीज को देखते हुए शिनोहारा और ये बंदा भी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन इस बार वो आउल घुल इन दोनों को ही दूर फेंक देता है। अब अपने सामने इस तरह की कंडीशन को देखते हुए शिनोहारा अपने पार्टनर से पूछता है आखिर हम इन कागुने को एडवांस कैसे कर सकते हैं। इसे सुनते उसका पार्टनर कहता है तुम कोई बेवकूफी करने की गलती मत करना, पर अगर तुम ये करने ही वाले हो तो मैं भी तुम्हारे साथ
साथ ही। और इसी के साथ ये दोनों ही अपने कागुनों को एडवांस सूट में बदल देते हैं एंड उस साउल गुल के ऊपर दोनों ही एक साथ अपना हमला भी शुरू कर देते हैं। अब अपने सामने इतनी तगड़ी फाइट को देखकर एमन और ये बंदा तो बिल्कुल ही शॉक हो चुके थे। ये दोनों साउल गुल के ऊपर इतने तगड़े हमले कर रहे थे कि उसकी वजह से सिनोहारा खुद ही इंजर्ड हो जाता है। तो अब उन दोनों की इस तरह की कंडीशन को देखते हुए वो गुल उनकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए कहता है, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पर कोई किसी की भी परवाह नहीं करता, पर किसी भी इंसान या गुल को किसी भी जिंदा चीज को मारने का कोई हक नहीं है। लेकिन तभी अगले सीन में हम एंटाकू की टीम को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर एक गुल के ऊपर हमला करे जा रहे थे। लेकिन उन सभी के हमलों से इस गुल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इस तरह का गुल अपने सामने देखकर ये सभी लोग वहाँ पर शॉक हो चुके थे। लेकिन तभी उस गुल को एक सिग्नल आता है तो उसे देखते हुए वो गुल उन सभी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखते हुए ये सभी भी उसे वहाँ से शांति से जाने देते हैं और उसका पीछा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बाहर की ओर तोका और उसके भाई आयातो की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन इस फाइट के अंदर तोका के ऊपर आयातो भारी पड़ रहा था क्योंकि आयातो तो उसे नीचे गिराकर उसका ही मांस खाने लगता है। साथ ही में वो तोका से कहता है, तुम्हारा स्वाद कितना खराब है, आखिर तुम मेरी बहन हो, तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो। आयातो वहाँ पर तोका को इंजर्ड करते हुए वहाँ से जा ही रहा था कि तभी तोका अपने डेड का नाम लेती है, जिसे सुनकर आयातो को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इसीलिए आयातो वहाँ पर जानलेवा हमला तोका के ऊपर अपने वेपन से करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कानेकी आकर तोका को बचा लेता है। आगे कानेकी तोका से कहता है, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। और ये बात बोलते ही कानेकी तोका को निशिकी को सौंपते हुए आयातो से लड़ने के लिए चला जाता है। अब इस तरह से कानेकी को वहाँ पर देखते हुए आयातो कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा बदल चुके हो, मुझे लगा अब तक तो तुम मर चुके होगे। ये बात कहते ही आयातो एकदम से ही कानेकी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसे बचते हुए कानेकी एकदम ही उसके पास पहुंच जाता है और वो आयातो से कहता है, तुम तोका के भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जिसे सुनते ही आयातो को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ उन दोनों की हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन इसी दौरान आयातो कानेकी से दूर होकर अपने नुकीली पावर से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके हमले से कानेकी भी वहाँ पर नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी कानेकी वहाँ पर लेटे हुए कहता है, आयातो क्या मैं तुम्हें तुम्हारा एक सीक्रेट बताऊं। लेकिन इस बात को सुनकर आयातो उसे कहता है, तुम आखिर किस बारे में बोल रहे हो। तो कानेकी कहता है, यही कि आखिर तुम आओगिरी के अंदर क्या करने की ट्राई कर रहे हो। पर तभी आयातो कानेकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे बचते हुए कानेकी आयातो के पेट में अपना घुटना दे मारता है और उससे दूर होते हुए कानेकी वहाँ पर कहता है, ये सारी चीजें जो तुमने अब तक की है वो तुम्हें खुद को बचाने के लिए की है ना। वैसे तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उस टाइम पर तुम मुझे मार भी सकते थे, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए कि तुम्हें आओगिरी को ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच एक कागुने आता है और वो आयातो को पकड़ के अपने पास खींच लेता है, जो कि इसी गुल का था जिसे कि पहले हमने एंतोकू के साथ लड़ते हुए देखा था। दरअसल इस गुल का नाम है तोरो। तोरो वहाँ पर जैसे ही अपने साउंड को बंद करता है वहाँ की बिल्डिंग में हलचल होना शुरू हो जाती है। तो अब इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए ये तीनों भी वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। वहीं इस जगह पर एक बिल्डिंग का बड़ा टुकड़ा सिनोहारा और उसके साथी के ऊपर गिरने ही वाला था कि ये आउल गुल उसे काट कर इन दोनों को ही वहाँ पर बचा लेता है, जिसे देखकर सिनोहारा और उसका साथी दोनों ही शौक थे कि आखिर एक गुल ने उनकी मदद की। दूसरी तरफ ये बंदा जो कि पहले कानाकी की मदद करने वाला था, वो और उसके साथी जेल में बंद हो चुके थे। वो सभी तो वहाँ पर अपने मरने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ये बंदा पहुंच जाता है। अब वहाँ पर अचानक से बिल्डिंग के गिरने की वजह से सीसीसी के काफी सारे लोग वहाँ पर ही मारे जाते हैं और देखते ही देखते वो पूरी जगह तहस नहस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कानाकी तोका का ध्यान रखने के लिए निशिको को कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो इसीलिए आगे निशिकी तोका को लेकर अपनी अंधेगु टीम के पास पहुंच जाता है, इसीलिए वो लोग भी वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। वहीं इन सारी चीजों को दबा होते हुए दूर से ये दोनों देख रहे थे। साथ ही में हम कुछ नए घोल को भी देखते हैं जो कि अपने घर को तबाह होते हुए देखकर नाखुश थे। वहीं दूसरी तरफ सिनोहारा और उसका साथी बिल्डिंग के टुकड़ों से बचते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगले ही सीन में हम कानाकी को देखते हैं, जिसे जाते हुए एमन भी शांति से देख रहा था। कानाकी को वहाँ पर देखते हुए एमन अपने मन में कहता है, क्या तुमने भी अपनी लड़ाई शांति से लड़ी। वहीं दूसरी तरफ भी सीसीजी ग्रुप का हेड काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इस ऑपरेशन के अंदर उसके काफी सारे साथियों की जान जो जा चुकी है। साथ ही में वो तो साउल गुल के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा था। वहीं दूसरी तरफ हम कानाकी को एक जगह पर शांति से खड़ा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे कि हमने पहले देख कर रखा था, और वो वहाँ पर कुछ भी ना बोलते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके अगले सीन में हम तोका और इस छोटी सी लड़की को देखते हैं, जिसे कि तोका वहाँ से जाने के लिए कहती है और इसी दौरान तोका के पास कानाकी वापस आता है, जिसे देखकर तोका हंसते हुए कहती है, हे सुनो, जब तुम वापस आओगे तो इन बालों का कुछ करके आना, अगर तुम ऐसे ही आ गए तो कैफे के अंदर सभी लोग तुम्हें ही देख रहे होंगे। जिसे सुनते ही कानाकी वहाँ पर कहता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब कभी भी एंतेंगु वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ आओगिरी। तो उसे देखते हुए तोका वहाँ पर कानाकी को पूरी तरह से रोकने की ट्राई करती है, पर आखिरकार कानाकी आओगिरी के ग्रुप में शामिल हो ही जाता है। तो इसीलिए कानाकी का वेलकम वहाँ पर ये सभी लोग करते हैं। जिसके अगले ही दिन सीसीजी ग्रुप के कुछ
कुछ लीडर आपस में मीटिंग कर रहे थे, जिसके अंदर वो सभी लोग एक दूसरे का हालचाल और फिलहाल में चल रही घटना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि इन सभी का हेड है। आगे वो पर्सन अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हुए कहता है, वार्ड नंबर 11 के बाद वार्ड नंबर 9 और 10 के ऊपर भी आओगिरी ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि वार्ड नंबर 11 के अंदर हमारे काफी सारे साथी मारे गए, इसीलिए हम वार्ड नंबर 9 और 10 को सुरक्षित नहीं रख पाए। और तभी वहाँ पर ये दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन ये पर्सन मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए कहता है, जानकारी के मुताबिक पता चला है कि जिस आओगिरी के ग्रुप ने वार्ड नंबर 9 के ऊपर कब्जा किया है, उस ग्रुप का लीडर ए पेच वाला घूल है, जो कि वार्ड नंबर 20 के अंदर माधव के मर्डरर में भी शामिल था। तो इस बात को सुनते हुए ये बुड्ढा कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आओगिरी का कोई ना कोई बेस वार्ड नंबर 20 के अंदर भी मौजूद है। तो अब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर शिनोहारा को चुना जाता है, जिसके अगले सीन में हम एंथाक्यू को देखते हैं, जो कि अपनी शॉप की मरम्मत कर रहे थे। और इसी दौरान वहाँ पर निशिकी हिनामी को परेशान करे जा रहा था, और तभी वहाँ पर हिनामी का बाढ़ आकर निशिकी को ही परेशान करने लग जाता है। अब इसी तरह की हंसी मजाक में वो तोका को याद करते हैं। तो इस बात को सुनकर ये लड़की उन्हें कहती है वो किसी कॉलेज के अंदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, और वो जिस कॉलेज के अंदर जाना चाहती है उसी कॉलेज के अंदर तो निशिकी भी पढ़ता है, लेकिन उसे आखिर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसी कॉलेज के अंदर क्यों जाना चाहती है। तो ये लड़की निशिकी को बताती है कि शायद अब उसे एक नया गोल मिल चुका है, जिसके अगले सीन में हम तोका और उसकी फ्रेंड को बातचीत करता हुआ देखते हैं। अब वो दोनों तो इसी तरह से बातें कर रहे थे, लेकिन आगे तोका जैसे वॉशरूम से बाहर आती है, स्कूल के कुछ बच्चे घूल के बारे में बातें कर रहे थे कि वो आखिर कितनी ज्यादा बुरे हैं और उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। वहीं सीसीजी वाले अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर अगला टारगेट आओगिरी किस वोट को बनाने वाली है, तो इसीलिए उन्हें अब इन चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। और इसी दौरान वहाँ पर आउल घुल की बात निकलती है, जिसे सुनकर वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि इस बार अगर वो आउल घुल उन्हें दिखा तो वो उसे जिंदा नहीं जाने देंगे। अब मीटिंग के खत्म होने के बाद शिनोहारा और उसका साथी बातें कर रहे थे कि वो आउल जिसके साथ उनकी कल फाइट हुई थी वो काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन वहीं शिनोहारा को तो उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि वो दोनों इस स्कूल से लास्ट टाइम 10 साल पहले लड़े थे। तो उसे सुनकर उसका साथी कहता है, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर 10 साल पहले वाला गुल इससे काफी ज्यादा बड़ा था। इसे सुनकर शिनोहारा कहता है, तुम सही हो, क्योंकि जब हम 10 साल पहले उससे लड़े थे तो वहाँ पर काफी लोग घायल हो चुके थे, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि वहाँ पर किसी की भी जान नहीं गई। लगता है वो आउल अब बुढ़ा हो चुका है, इसीलिए वो तुम्हें छोटा नजर आ रहा था। साथ ही में शिनोहारा अपने साथी से कहता है, हम दोनों इस बात को सीक्रेट रखेंगे। तभी वहाँ पर एक बंदा उन दोनों के लिए पार्सल लेकर आया हुआ था, जो कि और कोई नहीं अपना हीडे था। वहीं दूसरी तरफ एक अजीब जगह पर हम कानाकी को देखते हैं, जहाँ पर उसने किसी घूल को मारा हुआ था। साथ ही में उसी जगह के ऊपर एक आदमी छिप कर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर आया तो आता है और वो कानाकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीसीजी के अंदर ताकी और सुजुए एक दूसरे के साथ बहस करे जा रहे थे, तभी वहाँ पर शिनोहारा आ जाता है। तो अब उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर शिनोहारा उन्हें पहले तो शांत करता है। अब वहाँ पर शिनोहारा को देखते हुए होजी भी वहाँ पर पहुंच चुका था। तो होजी को वहाँ पर देखते हुए शिनोहारा हेमन के बारे में उसे पूछता है। तो होजी उसे बताता है कि हेमन दरअसल माधव की कब्र के ऊपर गया हुआ है, जिसे सुनकर शिनोहारा वहाँ पर कहता है, अरे मैं उसे बताना भूल गया था कि उसे एक अब नई पार्टनर मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम हेमन को ही देखते हैं, जो कि माधव की कब्र के ऊपर फूल रखने के लिए आया हुआ था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो हेमन से कहती है, तुम्हें मेरे डैड से कुछ काम है। लेकिन इस बात को सुनकर हेमन उस लड़की से पूछता है, तुम आखिर कौन हो? वो लड़की उसे कहती है, शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, मैं हूँ अकीरा माडो, एक नई इन्वेस्टिगेटर। तो आज से हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। जिसके बाद ये दोनों ही सीसीजी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहीं पर हेमन को सारी चीजों के बारे में पता चलता है कि हेमन और उसकी ये नई पार्टनर दोनों ही वार्ड नंबर 20 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। और वहीं पर ही पता चलता है कि अकीरा और ताकी पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और तभी वहाँ पर शिनोहारा हेमन को बताता है कि दरअसल अकीरा अपने क्लास के अंदर टॉप करती थी, जबकि ताकी सेकंड आता था। जिसके अगले सीन में ये सभी लोग अपनी एक नई इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इस मीटिंग के अंदर शिनोहारा उन्हें ए पेज घूल के बारे में बताता है, जो कि फिलहाल हो रही सारी घटनाओं के अंदर शामिल है। और उन्हें इस बात का भी शक है कि इस ए पेज घूल का कनेक्शन 20 वार्ड के अंदर भी मौजूद है। इसे सुनकर ताकि वहाँ पर कहता है, अगर वो ए पेज आओगिरी का मेंबर है तो शायद पेन चीटर और गोर में भी आओगिरी के मेंबर जरूर होंगे। लेकिन तभी अकीरा उसकी बात को काटते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वार्ड नंबर 20 की डिटेल को देखे तो ये काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उस पेन चीटर ने अपना कोई भी नया शिकार नहीं बनाया, तो शायद अब वो मर चुका होगा। और साथ ही में वहाँ पर काफी सारे घूल जो कि इंसानों को मार रहे थे, उनका भी फिलहाल कोई भी अता पता मिल नहीं रहा। इन सारी चीजों का तो यही मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई घूल एजेंसी मौजूद है जो कि इन सारे कामों को कर रही है। तो अकीरा की बातों को सुनकर वहाँ पर ताकी कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आओगिरी ने ही उस पेन चीटर और दूसरे सारे घूल को मारा है? तो उसे सुनकर अकीरा कहती है, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन शायद ये भी हो सकता है। अब वहाँ पर अकीरा के आते ही उन्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के
बारे में पता चल चुका था, तो इन सारी चीजों को देखकर ताकि को वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। पर तभी वहाँ पर शिनोहारा उन सभी से कहता है, ये काफी नई बात पता चली कि आखिर वार्ड नंबर 20 के अंदर भी कोई घोल ऑर्गेनाइजेशन है, तो शायद इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हमें जारी रखनी चाहिए। अब मीटिंग वहाँ पर जैसे ही पूरी होती है, एमन आगे अकीरा को समझाने जाता है कि आखिर उसके और ताकी के बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें अब मिलकर काम करना है। साथ ही में एमन अब उसका सीनियर बन चुका है, इसीलिए अकीरा को उससे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन अकीरा वहाँ पर एमन को ही लेक्चर देना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एमन का मूड तो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। और आगे ये सारी बातें एमन शिनोहारा को बताता है, तो शिनोहारा उसे कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम उसे बस एक डिनर डेट पर ले जाओ और उसके बाद मामला अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और इस बात को सुनते ही एमन तुरंत ही अकीरा को नाइट डिनर के लिए इन्वाइट करता है। और इस बात को सुनकर अकीरा उसे तुरंत ही मना कर वहाँ से चली जाती है। और उसकी इस बात को सुनकर एमन तो एकदम ही शॉक था, जिसे देखकर शिनोहारा तुरंत ही उसके पास आता है कि आखिर अब तुम्हें क्या हो गया। अब रात के टाइम पर हम तोका और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। और इसी बातचीत के अंदर तोका की फ्रेंड को पता चल जाता है कि तोका उसी कॉलेज के अंदर जाने वाली है जहाँ पर उसका लवर पढ़ता है। जिसे सुनकर तोका उसे मना कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर भी उसकी फ्रेंड उसे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है कि तुम्हें इसके लिए अच्छे नंबर लाने होंगे। तो इस बात को सुनकर तोका को वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है और आगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर तोका कानाकी के बारे में सोचकर अभी भी परेशान तो थी ही। वहीं दूसरी तरफ हम कानाकी को देखते हैं, जो कि अपने अगले मिशन को कंटिन्यू करने के लिए निकल चुका था। और इसी दौरान हम कुछ वन आई घूल को देखते हैं। दूसरी तरफ सीसीजी के कुछ मेंबर एक घूल को पकड़ के सीसीजी के हेडक्वार्टर की तरफ ले जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही कानाकी और उसकी टीम उनके ऊपर हमला कर देती है। अब इस तरह की सिचुएशन को अपने सामने देखकर इन्वेस्टिगेटर उन घूल से लड़ने के लिए रेडी थे, पर बहुत सारे घूल उनके ऊपर ही हमला कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर हम वो दो वन आई घूल लड़कियों को देखते हैं, जो कि अचानक से ही कानाकी के ऊपर जोरदार हमला कर देती है। हालांकि उन दोनों के हमले को कानाकी आसानी से रोक लेता है, पर तभी वो दोनों लड़कियां अपने मास्क को निकालती है और कहती है, जैसा पापा ने कहा था वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर उन दोनों को वन आई घूल देखते हुए कानाकी एकदम ही शॉक था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसका फायदा उठाकर वो दोनों लड़कियां ही वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिस जगह पर धमाका हुआ था, उसी गाड़ी में से एक बंदा बाहर निकलता है, जो कि आयादो को वहाँ पर देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आयादो उसे एक ही बार में दूर उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर पागलों की तरह अपने बॉस का नाम चिल्ला रहा था, जिसका नाम है जेसन। पर अगले सीन में हम तोका और उस छोटी सी बच्ची हिनामी को देखते हैं, जो कि कहीं एक जगह पर जाने की बातें कर रहे थे। पर तभी टीवी के ऊपर न्यूज आती है कि सीसीजी की वैन के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, और जिसने हमला किया है वो और कोई नहीं बल्कि ए पेच वाला घूल है। तो उसे देखते ही तोका वहाँ पर टीवी को बंद कर देती है, जिसे देखते हुए हिनामी वहाँ पर कानाकी के बारे में बातें कर रही थी। पर तोका उसकी बात को काटते हुए कहती है, अब शायद हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। और आगे वो वहाँ पर हिनामी को सोने के लिए कहकर वहाँ से बाहर निकल आती है। अब अगले दिन शॉप के अंदर सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर हिनामी तोका के कपड़े पहन कर आती है। तो उसे देखकर तोका उसे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ पर जाने वाली हो। तो हिनामी उसे बताती है कि मैं एक बुक स्टोर के अंदर जा रही हूँ, जिसे सुनकर तोका उसके साथ चलने का कहती है। लेकिन हिनामी उसे कहती है वो बुक स्टोर ज्यादा दूर नहीं है, तो इसीलिए मैं अकेले जा सकती हूँ। जिसे सुनकर सभी शॉप के मेंबर उसे जाने तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे अपने एक बंदे को जरूर भेज देते हैं। अब तोका वहाँ पर हिनामी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर निशिकी पहुंच जाता है, जो कि आते ही पहले तो तोका को चिढ़ाने लगता है, लेकिन आगे वो तोका से कहता है कि आज वो उसके साथ उसके कॉलेज चल रही है। जिसे सुनकर तोका उसे मना करने ही वाली थी, लेकिन आखिरकार वो उसके साथ उसके कॉलेज चली ही जाती है। अब कॉलेज पहुंचते ही वहाँ की सारी जगहों के बारे में निशिकी उसे बता रहा था, पर बीच रास्ते में ही वहाँ पर निशिकी को कोई काम याद आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर तोका को अकेला ही इस कॉलेज को देखने के लिए छोड़ जाता है। तो अब उसके जाने के बाद तोका आगे बढ़ते हुए कानाकी के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ के नोटिस बोर्ड के ऊपर देखती है कि कानाकी की मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई है। जिसे देखकर तोका अपने मन में सोचती है कि शायद इसी चीज की वजह से अब वो स्कूल नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर हिडे और एक बंदा बातचीत करते हैं कि उन्हें इस पोस्टर को कहाँ पर लगाना है, और इसी के साथ हिडे कानाकी को पोस्टर को तुरंत ही निकाल देता है। जिसे देखकर ये बंदा उसे कहता है, हे तुम्हें पता है ना हम इसे बिना परमिशन के नहीं निकाल सकते। पर हिडे उसकी बात को काटते हुए अपना एक नया पोस्टर वहाँ पर लगा देता है, और इस काम को करते हुए उसकी नजर तोका के ऊपर जाती है, जिसे कि वो आसानी से पहचान लेता है। दूसरी तरफ सीसीजी के ये दोनों बंदे कुछ पुरानी फाइल के अंदर किसी चीज को ढूंढ रहे थे, और इसके अंदर होजी को उस फाइल में कुछ मिल भी जाता है। लेकिन अगले ही सीन में हम तोका और हिडे को देखते हैं, जो कि इस जगह पर शांति से बैठे हुए थे। तभी तोका उसे कहती है, आखिर कानाकी पहले किस तरह के इंसान हुआ करता था। तो उसे सुनते हुए हिडे उसे उसके बारे में कुछ बातें बताता है। वैसे तो वो शांत ही हुआ करता था, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद वो थोड़ा सा बदल गया। पर हाँ, एक नाटक के अंदर उसने अच्छी खासी एक्टिंग कर ली थी, मानो वही इस नाटक के मेन कैरेक्टर को अच्छे से निभा सकता, उस तरह की उसने इसके अंदर एक्टिंग की थी। लेकिन शायद वो अब हमसे काफी ज्यादा दूर जा चुका है। जिसे सुनते ही तोका वहाँ पर
कहती है शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी जगह पर शांति से बैठा हो और अपनी किसी एक बुक को पढ़ रहा होगा। और इस बात को सुनकर हिडे को भी वहाँ पर थोड़ी सी शांति मिलती है। अब वो दोनों वहाँ पर काफी वक्त से बैठे हुए थे, इसीलिए आगे वहाँ से जाते वक्त हिडे कहता है वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर जब कानेकी किसी चीज के बारे में झूठ बोलता है तो वो अपने हाथ को इस तरह से पकड़ लेता है। ये कहते ही हिडे वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम हिनामी को देखते हैं जो कि एक लाइन में खड़ी हुई थी। और इसी दौरान वहाँ पर एक ऑथर लेडी आ जाती है जो कि इस बुक स्टोर की फेमस बुक राइटर है। तो इसीलिए वहाँ पर सभी लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हुए थे। और इसी काम के अंदर हिनामी की बारी भी आ जाती है। तो हिनामी उस लेडी से ऑटोग्राफ के अंदर कानेकी का नाम लिखवाती है और उसके बाद उस बुक को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हिडे अपनी डिलीवरी को लेकर सीसीजी के अंदर पहुंच जाता है और हिडे को वहाँ पर ताकि अच्छे से जानता है। हिडे वहाँ पर ताकि से पूछता है कि आखिर आज के दिन आप क्या कर रहे हो। तो ताकि उसे बताते हैं मैं बस उस ए पेज घोल की डिटेल को देख रहा हूँ। इसका नाम सुनते ही वहाँ पर हिडे कहता है वैसे वो ए पेज वाला घोल सबसे पहले 20 वॉर के अंदर देखा गया था ना। जिसे सुनकर ताकि हिडे से कहता है अरे वाह, तुम्हें तो इस आई पेज घोल के बारे में काफी कुछ पता है। लेकिन तभी वहाँ पर हिडे उसे इस दूसरे घोल के बारे में पूछता है। तो ताकि उसे बताता है कि ये बस एक जेसन की सस्ती कॉपी है जिसे कि फिलहाल ही वो आई पेज घोल लेकर गया हुआ है। साथ ही में ताकि हिडे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है जैसे कि घोल को वो लोग किस जगह पर कैद रखते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकीरा आती है और वो कहती है इन्वेस्टिगेटर ताकि तुम कब से इन्फॉर्मेशन को लीक करने लगे। जिसे देखते ही ताकि तो वहाँ पर मुंह बनाने लगता है, लेकिन हिडे उसे देखकर हाय कहता है। तो उसे सुनकर अकीरा कहती है तुम काकाजी का हो ना, लगता है तुम्हें घोल में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। जिसे सुनकर हिडे उसे कहता है वैसे टीवी पर सुबह शाम घोल की ही न्यूज आती रहती है, भले ही मुझे दिलचस्पी ना हो फिर भी दिलचस्पी लेनी पड़ती है। पर तभी हिडे को याद आता है कि उसे तो और भी ज्यादा डिलीवरी करनी है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिनोहारा लैब के अंदर सुजुया को लेकर जाता है, जिन्हें देखते हैं उनके पास एक साइंटिस्ट आता है और वही इन दोनों को आगे लैब के अंदर ले जाने लगता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं और उसी रूम के अंदर सुजुया के लिए एक कागुने वेपन बनाकर रखा गया था। जिसे देखते ही सुजुया तो तुरंत ही उस वेपन को लेकर वहाँ पर एक अटैक करता है जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। अब आखिरकार काफी लंबे समय बाद सुजुया को अपना क्विंके मिल चुका था, इसीलिए वो उसका नाम जेसन रखता है। और हाँ, ये क्विंके जेसन का ही है। और ये बंदा तो अभी भी रोए जा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं चला कि जेसन की कब मौत हो गई। जिसके वहाँ पर नाटक को देखकर आया तो एकदम ही परेशान हो चुका था। और आगे ये बंदा रोते हुए वहाँ के कलर को उठाकर जेसन का नाम लिखने लगता है, पर उसने जेसन का नाम गलत लिखा था, इसीलिए कानाकी वहाँ पर आकर उसे सही कर देता है। तो उसे देखते हुए ये बंदा तो और ज्यादा रोने लगता है। तो उसे देखते हुए कानाकी भी वहाँ से जा रहा था, जिसे कि ये लड़की देख रही थी और वो उसका असली नाम पुकारती है कानाकी। वहीं उसी जगह पर मौजूद कुछ घुल कानाकी के बारे में ही बातें कर रहे थे कि तुमने आखिर सुना है हमारे बॉस जेसन को उस आई पेज घुल ने ही खा लिया है। तो शायद अब तक तो वो आई पेज घुल एक मॉन्स्टर बन चुका होगा। इसे जानकर वहाँ के एक अजीब बंदा हरकतें करने लगता है और उसे वहीं पर मार देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि एडम था। अब एडम को वहाँ पर कानाकी के बारे में इस तरह की चीजें पता लग रही थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके अगले सीन में हम सीसीजी के मेंबर को देखते हैं जो कि एक बार फिर से मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पर ताकि उन सभी से कहता है कि पुरानी चीजों को खोजते हुए हमें कुछ पता लगा है। लगभग कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ था 20 वार्ड के अंदर, और उस हादसे में जो भी पर्सन घायल हुआ था उस लड़के के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने पड़े थे। लेकिन फिलहाल तो जिस डॉक्टर ने उस लड़के का इलाज किया था वो और ये लड़का दोनों ही गायब है। पर वहीं दूसरी तरफ कानाकी तो सीसीजी के घोल हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच चुका था। पर अगले ही सीन में हम सीसीजी के लीडर और योशितोकी को एक दूसरे से बातचीत करता हुआ देखते हैं, जो कि वहाँ पर आउल घोल और आओगिरी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर योशी जो कि पूरे सीसीजी का लीडर है वो उसे कहता है मैं तुम्हें अपना कमांडर बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सीसीजी स्क्वाड का लीडर कहता है आपको पता है ना फिलहाल 11 वार्ड के अंदर मेरी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। जिसे सुनकर योशी कहता है बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारी जगह वहाँ पर कोई और होता तो वो भी यही करता। तो इस बात को सुनकर ये बंदा उसका कमांडर बनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों किसी घोल से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बातें कर रहे थे, जो कि उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए और कोई नहीं बल्कि अकीरा और एमन आए हुए थे। और वहाँ पर अकीरा कहते यही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिंदा पकड़े गए घोल को रखा जाता है। पर वहाँ पर एमन चुपचाप खड़ा हुआ था, वो अकीरा की कोई भी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। जिसके अगले ही सीन में हम एमन का पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एमन जैसे ही अपने चर्च के अंदर वापस आता है वो देखता है उसका दोस्त वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, और जिसे वो फादर कहता हुआ आया है उसी ने ही उसके दोस्त को मारा है। अब एमन को वहाँ पर देखते हुए ये बंदा कहता है तो शायद अब सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ये बंदा कोई फादर नहीं बल्कि एक खूंखार घोल था। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में हम एमन को उसी आदमी से मिलते हुए देखते हैं जिसे कि वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। वो घोल वहाँ पर एमन को देखते ही उसका हालचाल पूछने लगता है, पर वहीं एमन उसे देखते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। पर फिर भी एमन वहाँ पर जिस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आया हुआ था वो उसी बारे में उसे सवाल पूछता है कि आखिर उसे आओगिरी ग्रुप के बारे में क्या पता है। पर इस बंदे को आओगिरी ग्रुप के
बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसीलिए एमन को वहाँ पर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसे सुनकर एमन वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ के इमरजेंसी अलार्म बज जाता है, क्योंकि आओगिरी ने उनके बेस के ऊपर हमला जो कर दिया था। वहीं शिनोहारा को जैसे ही इस चीज के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही उस बेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान बेस के अंदर इन्वेस्टिगेटर के ऊपर काफी सारे घुल हमला करके उन्हें आसानी से मार देते हैं। साथ ही में वो लोग वहाँ पर कैद हुए घुल को भी आजाद कर देते हैं, और इन सारी चीजों को ये दोनों छिप कर देख रहे थे। अब उस जगह पर कानेकी भी आया हुआ था, तो उसे देखकर एमन उसे पहचान लेता है। वहाँ पर घुल का हमला हो चुका था, इसीलिए सभी इन्वेस्टिगेटर मेन डोर को बंद कर रहे थे। और तभी वहाँ पर कानेकी अपने कागुने की मदद से उसे रोक लेता है, जिसका की फायदा उठाकर आया तो उसके अंदर चला जाता है। वहीं एक जगह पर इस घुल को एक इन्वेस्टिगेटर अपने क्विंके की मदद से एकदम से ही पकड़ लेता है। अभी इस काम को करते हुए वो इन्वेस्टिगेटर सोच रहा था कि उसने तो इस घुल को आसानी से मार दिया, लेकिन तभी वो घुल इस इन्वेस्टिगेटर के क्विंके को तोड़ते हुए उसे ही मार देता है। साथ ही में हम वहाँ पर देखते हैं कि इसी जगह के ऊपर ये दो वन आई घुल लड़कियां भी आई हुई थी। अब एक तरफ इतने सारे घुल को एमन और अकीरा दोनों मिलके मार रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने ये बंदा आ जाता है। लेकिन अगले सीन में हम कानेकी को देखते हैं, जो कि एक घुल के पास जाता है। तो वो घुल अब कानेकी को अपने सामने देखकर कहता है, बच्चे मुझे तुम में से रेजे की खुशबू क्यों आ रही है। ये कहते ही वो घुल कानेकी के ऊपर एकदम से ही अटैक कर देता है। लेकिन अगले सीन में हम सुजुया को देखते हैं, जो कि घुल को मारने में लगा हुआ था, और उसे तो यही काम करने में मजा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर ये दोनों लड़कियां पहुंच जाती है, जिसे कि सुजुया पहले से ही जानता था। तभी हम अकीरा और इस घुल की फाइट के ऊपर आते हैं, और ये घुल तो अकीरा के ऊपर अटैक ही करे जा रहा था, लेकिन अकीरा भी काउंटर अटैक कर देती है, और ये करने के बाद तुरंत ही अकीरा एक गैस को फैला देती है। अब इस गैस की वजह से उसके आदमी भी वीक हो रहे थे, इसीलिए वो उनके ऊपर ही हमला करती है। लेकिन तभी उनको बचाने के लिए यही बंदा उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से अकीरा का एक और अटैक उसे लग जाता है। अब ये बंदा तो एकदम ही बौखलाते हुए अकीरा के ऊपर अटैक करे जा रहा था, जिसकी वजह से अकीरा भी वहाँ पर गिर जाती है। इसका फायदा उठाते हुए ये आदमी अकीरा के पैर को ही काट लेता है, जिसे देखते हुए एमन तुरंत ही वहाँ आकर उस बंदे को दूर उड़ा देता है। अभी सीन शिफ्ट होता है इन दोनों की फाइट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये घुल कानेकी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, इसीलिए कानेकी उसे देखते हुए अपने कागुने को बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये बंदा कानेकी के कागुने से बचते हुए एकदम से उसके पास आकर कानेकी के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, की वजह से कानेकी तो वहीं पर गिर चुका था। वहीं एमन अकीरा को बचाते हुए दूसरे घुल से अभी भी फाइट करे जा रहा था, जिसे देखते हुए अकीरा उसे वहाँ पर ही छोड़कर उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन एमन वहाँ पर नहीं मानता और वो अकीरा को वहाँ पर अभी भी बचाने की ट्राई करता है। अब वहाँ पर तो ये सारी भगदड़ी चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर शिनोहारा की एंट्री होती है, जिसके सामने आया तो आ चुका था। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर जोरदार हमला करते हैं, लेकिन वहाँ पर आया तो के हमले काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसीलिए उसे देखते ही शिनोहारा अपने फुल सूट को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन शिनोहारा की क्वींके को देखते हुए आयातो को कुछ समझ आ जाता है कि ये क्वींके किसी और का नहीं बल्कि उसके डेड का है, जिसे देखकर आयातो तो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी हम कानेकी की फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कानेकी तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, तो इसीलिए ये वाला गोल उसे काफी बुरी तरह से पीटते हुए बाहर ही फेंक देता है। वो गोल तो कानेकी को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने ये लड़की आ जाती है, जो कि उसे आओगिरी के अंदर इनवाइट का ऑफर देती है। पर वहीं दूसरी तरफ घायल हो चुका हुआ कानेकी अपने आप से कहता है, अगर वो ऐसे ही कमजोर होता रहा तो अब वो किसी को नहीं बचा पाएगा, तो इसीलिए अपने चाहने वालों को बचाने के लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। ये कहते ही कानेकी वहाँ पर अपने कागुने की नई फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अगले ही सीन में हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्कूल के अंदर एमन वहाँ के बच्चों को घुल और इन्वेस्टिगेटर की जानकारी दे रहा था, और उसी जगह के अंदर हम शिजुरु, कुरुना और उनकी एक फ्रेंड को देखते हैं। साथ ही में उसी क्लास के अंदर सुजुया भी पढ़ता था। अब वहाँ पर एमन की बातों को सुनकर ये तीनों तो इन्वेस्टिगेटर बनने का डिसाइड करती है, और कुछ दिनों के अंदर ये एक एक्सीडेंट के चलते इन दोनों की फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके अंदर उसकी जान चली जाती है। अब ये दोनों बहनें वहाँ से आगे बढ़ते हुए वहीं पर ही सुजुया को देखते हैं, जिसे देखकर वो उसे कहती है आखिर वो उनकी क्लासमेट के फ्यूनरल पर क्यों नहीं आया था। जिसे सुनकर सुजुया कहता है, वैसे दुनिया के अंदर हर कोई तो मरता ही रहता है, तो इसी तरह से उनकी क्लासमेट भी मारी गई, तो इसके अंदर कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। पर इस बात को सुनकर सुजुया को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुरुना उसे वहीं पर ही रोक लेती है। जिसके बाद प्रेजेंट के सीन में हम इन तीनों को ही लड़ता हुआ वहाँ पर देख रहे थे। अभी इस फाइट के अंदर ये दोनों बहनें सुजुया को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रही थी, लेकिन इसी दौरान सुजुया कुरुना की एक आंख के अंदर एक हमला कर देता है, और ये करने के बाद ही सुजुया वहाँ पर बहुत सारे वेपन निकाल कर कहता है, मैं तुम्हें अब दोबारा ठीक होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला। जिसके बाद वो एक के बाद एक कुरुना के ऊपर चाकू से हमला करे जा रहा था, जिसे देखकर सुजुया उसे बचाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी सुजुया वहाँ पर नहीं रुकता। इसकी वजह से वहाँ पर कुरुना की बॉडी तो पूरी तरह से चाकुओं से भर गई थी। अब अपनी बहन की इस तरह की हालत को देखते हुए सुजुया के ऊपर हमला करने के लिए आगे ही बढ़ती है कि तभी सुजुया उसके ऊपर ही अपने क्विंके से एक तगड़ा अटैक कर देता है। अब
वहाँ पर उन दोनों बहनों को मारते हुए सुजुया को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था। लेकिन अब कुरुना अपनी बहन की उससे भी ज्यादा बुरी हालत को देखते हुए उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है, लेकिन तभी सुजुया वहाँ पर शिजुया के एक हाथ को ही काट देता है, जिसे देखते हुए शिजुया कुरुना से कहती है तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर भाग जाओ। ये बात सुनते ही कुरुना वहाँ पर तुरंत ही शिजुया को अपने साथ ही लेकर वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखकर शिजुया सोच रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि ये दोनों घुल बन गए। लेकिन इसके बाद अगले सीन में ही हम शिनोहारा और अयातो की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर कि अयातो तो शिनोहारा के ऊपर काफी तगड़े अटैक करे जा रहा था, लेकिन शिनोहारा भी उसके अंदर अयातो को अच्छी खासी टक्कर देता है और इसी चीज के कारण अयातो वहाँ पर बुरी तरह से थक चुका था। लेकिन फिर भी अयातो वहाँ पर हार नहीं मानता, वो एक और तगड़ा अटैक करने के लिए शिनोहारा की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन शिनोहारा भी उसे एक ही बार में नीचे गिरा देता है। अब इसी चक्कर में अयातो की वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी, पर फिर भी वो खुद को खड़ा करते हुए धीरे से शिनोहारा के सूट पर एक पंच करता है, जिसे देखकर शिनोहारा भी वहाँ पर एकदम से ही शॉक था। पर तभी हम अयातो के एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अयातो तोका और उसके डैड एक किसी किताब को पढ़ रहे थे। तो बस इसी तरह से अयातो वहाँ पर बस अपने डैड को याद करता है। पर अब प्रेजेंट के सीन में अयातो बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था, जहाँ पर शिनोहारा उसे देखकर कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक कागुना का अटैक उसके ऊपर हो जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कानेकी ही था। अब कानेकी वहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था, तो उसे रोकने के लिए शिनोहारा को भी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो कैसे न कैसे करते हुए कानेकी के पेट पर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन ये अटैक खाने के बाद भी कानेकी वापस उठ खड़ा होता है और इस बार तो उसे एक और नई फॉर्म मिल जाती है, जिसे देखते हुए शिनोहारा भी एक गहरी सोच में था। पर तभी कानेकी वहाँ पर एकदम से शिनोहारा के पीछे आते हुए एक जोरदार अटैक शिनोहारा के ऊपर करता है। दूसरी तरफ वहाँ पर दोबारा से इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसके तुरंत ही बाद वहाँ पर एक घूल को कंट्रोल करने वाली गैस को छोड़ा जाता है और इसी दौरान वहाँ पर हम एमन और अकीरा को देखते हैं। अब वहाँ पर एमन जैसे ही थोड़ा और आगे जाता है, वो देखता है कानेकी एक जगह पर शिनोहारा के क्विंके को खा रहा था। लेकिन अब शिनोहारा को वहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ देखकर एमन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कानेकी के ऊपर एकदम से ही अटैक कर देता है, जिसे कि कानेकी आसानी से रोक तो लेता है, पर तभी एमन कानेकी के एक कागुने को काट देता है। कानेकी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन एमन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था, तो ये करते हुए एमन वहाँ पर एक के बाद एक सारे कागुने को काट देता है, जिसकी वजह से कानेकी एकदम ही नीचे गिर चुका था, लेकिन वो दोबारा से खड़ा होता है। तो उसे देखकर एमन उसे कहता है आखिर तुमने दिखाई दिया ना कि तुम एक असली घूल ही हो। और इस बात को सुनते ही कानेकी एकदम से वहाँ पर रुक जाता है, जिसके चलते हुए उसे एहसास होता है कि उसने आखिर ये क्या कर दिया। वहाँ पर ये मामला चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर राहुल गुल अपनी एक बेड डैश एंट्री लेता है और उसके इस तगड़े फॉर्म को देखते हुए वहाँ पर सबकी हालत खराब होने लगती है। पर इस बार राहुल गुल वहाँ पर अयातो और कानेकी को लेकर बिना लड़े ही वहाँ से चला जाता है। अब इन सारी चीजों के बाद हम एक जगह पर कानेकी को कॉफी पीते हुए अपने नए कागुने के बारे में ही सोचता हुआ देखते हैं, क्योंकि जब से उसका नया कागुने अनलॉक हुआ है उसका उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। इस वजह से उसका कागुने कभी भी एक्टिवेट हो जाता था, जिस वजह से कहीं भी तबाही मच जाती थी। अब कागुने के एक्टिवेट होने की वजह से कानेकी को दर्द तो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो आखिर उसे कंट्रोल भी तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कानेकी ने जो सीसीजी के अंदर तबाही मचाई उस वजह से उसका नाम हर जगह पे चर्चा में आ गया था। यहाँ तक कि एक तरफ टोका जो कि अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, उसके आसपास के रहने वाले स्टूडेंट भी बस आईपेच घुल के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर टोका चाहे कितना भी कानेकी को भूलने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आखिरकार कोई ना कोई कानेकी की याद उसे उसकी याद दिला ही देती थी। लेकिन तभी वहीं दूसरी तरफ हम इस लड़के को देखते हैं जो कि एक जगह पर अपना वक्त अकेले ही गुजार रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर एक फैमिली को देखता है उसके दिमाग में तुरंत ही एक उसकी बुरी याद क्लिक होती है कि जब वो इंसान था तब वो एक बार के अंदर ह्यूमन पेट बनने का काम करता था। अब ये वाला क्लब काफी बड़े बड़े लोग चलाते थे, इसीलिए जूजो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। लेकिन यही बस नहीं, जूजो को वहाँ पर पेमेंट तब भी मिलती जब भी वो टॉर्चर करने में अच्छा काम करता। और ये सारी चीजें बचपन के रूप में एक बच्चे के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका अंदाजा तो जूजो को भी नहीं है। पर तभी वहाँ पर सीसीजी की एक रेड वाली एंट्री होती है, जिस वजह से वो सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ के किसी भी इन्वेस्टिगेटर को जूजो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उन्हीं इन्वेस्टिगेटर के अंदर शिनोहारा भी शामिल था और उसे जूजो में कुछ अलग दिखता है। इस वजह से वो जूजो को अपना लेता है और खुद के साथ एक पार्टनर बना लेता है। अब इसी तरह से शिनोहारा के आने की वजह से जूजो की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसके बाद प्रेजेंट के सीन में ही हम जूजो और शिनोहारा को एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखते हैं। दरअसल वो दोनों वहाँ पर फिलहाल में हुई घटना और उस आउल गुल के बारे में ही बातें कर रहे थे, लेकिन जूजो की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे उस आउल गुल के हाथों मरने से कोई डर नहीं। वो बस अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो इस मिशन में भले ही मारा जाए, लेकिन वो उस आउल गुल को तो रोके ही रहेगा। लेकिन उसकी इन सारी बातों को सुनकर शिनोहारा उसे इमोशनली कहता है अगर मैंने तुम्हें किसी वजह से खो दिया तो इस चीज का मुझे ही बहुत ज्यादा अफसोस होगा। यानी कि शिनोहारा जूजो को ऐसे ही तो मरने नहीं दे सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम एमन और अकीरा को देखते हैं जो कि
एक बार के अंदर पी रहे थे। अब अकीरा ने वहाँ पर काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से वो अपने मन की बात एमन के सामने रख देती है। किस तरह से उसके दोनों पेरेंट्स मारे गए हैं। उसके पापा की मौत एक घूल की वजह से हुई, लेकिन फिर भी सीसीजी ने इस चीज पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उसके डैड की कुर्बानी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली। अकीरा को इस चीज का इतना ज्यादा गिल्ट था कि वो खुद को और एमन दोनों को ही उसके डैड की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। पर वहीं दूसरी तरफ एमन बस शांति से उसकी सारी बातों को सुन रहा था और धीरे से वहाँ पर कहता है, गलती इसमें मेरी भी थी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं इस चीज के बाद तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। तुम आखिर मेरे टीचर की बेटी जो हो। जिसके कुछ ही देर के बाद अकीरा तो वहाँ पर तुरंत ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो इसी वजह से आगे एमन उसे उसके घर ले जाता है और उसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर देता है। लेकिन जब वहाँ पर अकीरा ने डैड का नाम नींद में पुकारा तो उसे सुनकर एमन को लग रहा था कि उसने उसे कुछ कहा, लेकिन इस चीज को सुनकर एमन को वहाँ पर इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है कि वो बालकनी में पूरी रात शर्म के मारे इसी चीज के बारे में सोचे जा रहा था। अब अगली सुबह जैसे ही अकीरा की वहाँ पर आँख खुलती है, वो जैसे ही अपने सामने एमन को देखती है, तुम तो काफी ज्यादा ठरकी हो। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि कल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इस वजह से शायद एमन उसे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया हुआ था। तो इसीलिए वो बाद में उससे इस चीज के लिए माफी मांग लेती है। इस वजह से इन दोनों के बीच में एक हल्की सी केमिस्ट्री बन जाती है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं सुकीमुया को, जो कि एंताकू के अंदर योशिमुरा से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उसे वहाँ पर बताता है कि कानाकी के कैनन बॉल बनने की रिपोर्ट हर जगह पर अब फैल चुकी है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खुलासा हो जाता है कि योशिमुरा खुद सुकियामा को कानाकी के ऊपर नजर रखने के लिए यूज करे जा रहा था। लेकिन इस चीज को जानकर भी सुकियामा को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके लिए तो उसे खाना ही सब कुछ है, चाहे वो उसके साथ कुछ भी करे, लेकिन वो तो उसे प्यार ही समझता है। अब आगे सुकियामा जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, हिनामी उससे कानाकी के बारे में पूछती है कि क्या वो सच में ठीक तो हो जाएगा ना। और यहाँ पर हिनामी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अंदर से कानाकी को लेकर काफी ज्यादा डर चुकी है। जिसे देखते ही सुकियामा पहले तो उसे खुद का मूड चेंज करने के लिए कह देता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए ले चलता है। जिसके बाद ये दोनों ही एक कॉफी शॉप के अंदर बैठते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ये दोनों काफी देर से वहाँ पर बातें कर रहे थे, इसीलिए सुकियामा कुछ देर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी हिनामी के सामने आती है उसकी फेवरेट ऑथर तात्सुकी। अब तात्सुकी वहाँ पर हिनामी को देखकर पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन बुक की साइन करवाई थी। पर तात्सुकी हिनामी के उदास चेहरे को देखकर उसे पूछती है, क्या हुआ, तुम आखिर इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो। और उसकी इस बात को सुनकर हिनामी उसे सब कुछ बता देती है कानाकी के बारे में, साथ ही में उसे जो कमजोरी मिली है उसके बारे में भी वो उसे साफ साफ बता देती है। तो तात्सुकी वहाँ पर शांत रहकर हिनामी से कहती है, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती हिनामी। पर इस बात को सुनकर हिनामी को वहाँ पर थोड़ा बहुत हर्ट होता है, लेकिन वहीं इस चीज को सुनकर उसे थोड़ी बहुत राहत तो मिल जाती है, जिस वजह से उसका डिप्रेशन थोड़ा बहुत गायब हो चुका था। और इसी तरह से आगे हमें पता चलता है कि तात्सुकी कोई मामूली राइटर नहीं, क्योंकि वो सीधा चली जाती है सीसीजी के हेडक्वार्टर के अंदर शिनोहारा से मिलने के लिए, जहाँ पर कि वो उसे एक एक्सक्यूज देती है कि वो अपनी अगली बुक को लिखने के लिए घूस के ऊपर रिसर्च करना चाहती है। लेकिन इसी बातों ही बातों में वो वहाँ पर बताने के लिए आई हुई थी कि एंतेंगु एक घूल हाइड आउट हो सकता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वही थी जिसे शिनोहारा काफी समय से ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एंतेंगु के अंदर आता है एक अजीब विजिटर, जिसकी एंट्री काफी ज्यादा लाजवाब थी। इसके कुछ ही देर के बाद हम हिनामी को भी वापस कैफे से आता हुआ देखते हैं, पर वो वहाँ पर तुरंत ही तोका के पास जाकर कहती है, क्या सच में कानाकी वापस आ गया है। और इस बात को सुनते तोका तुरंत ही अपनी सीट से उठकर उछलकर वहाँ से जाने लगती है। आखिर वो कानाकी के पास पहुंच ही जाती है जब वो वहाँ से जाने वाला था। अब कानाकी वहाँ पर जैसे ही तोका को देखता है, वो कहता है, मैंने आओगिरी इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और इससे मैं इस एंटेंगो की रक्षा भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी बातें तोका वहाँ पर नहीं सुनती। वो तो उसे गुस्से के साथ कहती है, अगर ऐसा ही है तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कानाकी की इस तरह की बातों को सुनकर तोका का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसे असल में गुस्सा तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस चीज का दुख काफी ज्यादा हो रहा था कि आखिर कानाकी ने अपना डार्क साइड पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके कुछ ही देर के बाद वहाँ पर शिनोहारा और जुजो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही कानाकी वहाँ से जा चुका था। इसीलिए शिनोहारा वहाँ पर कॉफी को लेते हुए कैजुअली पूछता है, यहाँ पर एक कानाकी नाम का लड़का काम करता है, वो आखिर कहाँ पर है। जिसे सुनकर पियो शिमुरा एकदम ही कूल बनकर उसे कुछ नहीं बताता। पर इस चीज को सुनकर शिनोहारा का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। इसीलिए शिनोहारा वहाँ से जाते वक्त जुजो से कहता है, शायद इस जगह पर हम बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। जिसके अगले सीन में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उस दिन कानाकी और योशिमुरा के बीच में क्या सारी बातें हुई थी। जहाँ पर कानाकी सीधा पॉइंट को रखते हुए योशिमुरा से पूछता है, आखिर वन नाइट आउल घूल है कौन। जिसे सुनते ही योशिमुरा भी सीधा पॉइंट में आते हुए उसे एक दर्द भरी कहानी सुनाता है, एक पावरफुल घूल कुजन की, एक ऐसा खतरनाक घूल जो कि जिंदा रहने के लिए किसी भी लोगों को आराम से मार के खा जाता था।
था, एक इस तरह का घोल जिसे सब लोग मॉन्स्टर के नाम से जानने लगे। यहाँ तक कि वो इतने ज्यादा खतरनाक हो चुका था कि एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हिटमैन वाला काम करने के तौर पर रख लिया था। पर वहीं ये घोल अंदर से एकदम ही दुखी और उदास सा था। लेकिन यही काम करते करते उसकी एक दिन जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जब एक होटल के अंदर उसकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत वेटरेस ओकिना से। अब ओकिना को जैसे ही पता चलता है कि यह बंदा तो एक घोल है, तब भी उसने उसे उसके दिल से अपना लिया था। तो ओकिना को वहाँ पर खाने की बजाय वो घोल भी ओकिना से प्यार करने लगता है। इसी तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया और सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली। इस वजह से एक दिन ओकिना अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो घोल बंदा ओकिना को समझाता है कि ह्यूमन और घोल मिलकर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा रिस्की वाला काम है। उसकी ये सारी बातों को सुनकर ओकिना उससे कहती है, मैं चमत्कार के ऊपर विश्वास करती हूँ। और सच में एक चमत्कार ही हुआ, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद उसने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। लेकिन जब इन सारी चीजों के बारे में उस घोल के बॉस को पता चलता है तो उसे ये सारी चीजें पसंद नहीं आती। तो उन्हें मारने के लिए वो उन दोनों के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके अंदर ओकिना मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखने का उस आदमी से कहती है। इस वजह से वो घोल बंदा अपने बच्चे को सुरक्षित रखने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर वापस आता है वो बच्चा गायब था। और इस बात को काफी साल गुजर जाते हैं और सालों बाद वो बच्चा उसके सामने आया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत और काफी ज्यादा गुस्सा था, और इसी नफरत और गुस्से के चलते वो बच्चा बना वन नाइट आउल घोल। और इसी तरह से वहाँ पर पता चलता है कि वो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि योशिमुरा का ही है। और इस बात को सुनकर कानाकी भी वहाँ पर एकदम ही शॉक हो चुका था। इसके तुरंत ही बाद सीन शिफ्ट होता है एंटेंगू के कैफे के अंदर। वहाँ पर सबकी जिंदगी एकदम ही नॉर्मल चल रही थी, और तोका अभी भी कैफे के अंदर नहीं आई, क्योंकि तोका तो स्कूल के अंदर अपनी फ्रेंड्स के साथ अपने फ्यूचर प्लान बना रही थी। पर आखिरकार कानाकी से मिलने के बाद तोका को काफी ज्यादा रिलीज फील होता है। और जैसे ही वो कैफे वहाँ पर वापस आती है, कस्टमर की लाइन लग चुकी थी, और उसे इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वहाँ के वर्कर्स इन सारी चीजों को आराम से हैंडल कर रहे थे। अब इन सारी चीजों को देखकर कोमा वहाँ पर मजाक में कहता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा मेंबर्स की जरूरत पड़ी तो हम अपने अल्टीमेट मेंबर को बुला लेंगे। और वो वेपन होता है योमो, जो कि पहले यहाँ पर काम कर रहा था। अब जैसे ही शॉप वहाँ पर बंद होती है, आगे तोका और हिनामी अपनी चीजों को पैक कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही कुछ टाइम के लिए योमो के घर में रुकने वाले थे। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एंटेंगू का रियूनिमेशन करने वाले थे, यानी उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करने वाले थे। और वहाँ से जाने से पहले योमो योशिमुरा के साथ थोड़ी बहुत बातें करता है, और इन दोनों की बातों और चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो न मानो कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद रात के समय जब सीसीजी के मेंबर एरिया को चेक कर रहे थे, तब उसी वक्त शिनोहारा एंटेंगू कैफे के पास आता है। इसीलिए योशिमुरा उसे कॉफी पिलाता है और दोनों ही वहाँ पर शांति से बातें करते हैं। थोड़ी देर होने के बाद शिनोहारा वहाँ से चला तो जरूर जाता है, लेकिन उसे इस चीज पर और ज्यादा शक होने लगता है। अब वहाँ पर शिनोहारा के जाने के बाद तुरंत ही वहाँ पर 2 और वर्कर आ जाते हैं, और वो योशिमुरा से कहते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। इन दोनों की बातों का क्या मतलब था वो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा भारी हो चुका था। जिसके बाद योशिमुरा विंडो के पास जाकर ओकिना की याद को याद करते हुए कहता है, मैं बस एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता था, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा है। अब आगे टोका वहाँ से जैसे ही निकलने वाली थी, लेकिन योमो उसे रोक लेता है। वो वहाँ पर टोका को समझाता है कि योशिमुरा, कोमो और बाकी सारे वर्कर उनसे लड़ लेंगे, वो ये सारी चीजें अपने पुराने गुनाह को कबूल करने के लिए कर रहे हैं। तो तोका का रास्ता उनसे एकदम ही अलग है, तो इसीलिए उसे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। तो वहीं तोका के दिल में भी काफी ज्यादा गिल्ट भरा हुआ है, क्योंकि उसने भी कई सारे लोगों को मारा है, तो वो ऐसे ही तो वहाँ पर चुप नहीं बैठ सकती, और इसी वजह से वो वहाँ से भाग निकलती है। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी कि अब से वो किसी भी अपने को नहीं खोएगी। जिसका अगला सीन शिफ्ट होता है एक रूफटॉप के ऊपर, जहाँ पर ये रेडी हो रहा था अपने फाइनल बैटल के लिए। तो उसका साथ देने के लिए वहाँ पर निसोया भी पहुंच जाता है। वो वहाँ पर उसे बताता है कि तोका और हिनामी दोनों ही सुरक्षित है। इसे सुनते ही कानाकी पहले तो उसे सॉरी बोलता है कि उसने आखिरकार उसे इस फाइट में घसीट ही लिया, लेकिन निसोया उसे कहता है, अरे छोड़ो भी, मैं इस फाइट को लड़ने के लिए खुद आया हूँ। यहाँ पर एक बार जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिलूंगा, मैं भी यहाँ से चुपचाप निकल लूंगा। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सुकीयामा की, जो कि हमेशा की तरह आते ही ड्रामे करना शुरू कर देता है। और वो तो वहाँ पर रोते हुए कानाकी से कहता है, प्लीज यहाँ से मत जाओ, ये एक सुसाइड है। और कानाकी तुरंत उसे सीधा साइड में कर देता है। उसने अपने डिसीजन को तय कर लिया है, उसे अब देखना नहीं बल्कि लड़ना है। और इसी के साथ वहाँ पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सीसीजी और एंटेंगू के बीच में तो तबाही मच रही थी। कुमो अपनी एस बैंक के साथ सभी को लीड कर रहा था, और इमी ब्लैक डॉबर्स को लीड कर रही थी। हर जगह पर कोई ना कोई किसी से लड़े ही जा रहा था। अब सीसीजी के कमांडर भी फुल पावर में होते हैं, इसीलिए कुमो अपने अपोनेंट की एक ट्रिकी मूव करता है, लेकिन इस वजह से वो खुद ही गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मिमी को भी एक बूढ़ी औरत दिखाई दे पड़ती है, जो कि शायद एक इल्यूजन है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर सीसीजी के मेंबर हमला करे जा रहे थे। जिस
जिस वजह से इमी अपने एक साथी को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। अब हमला लगने की वजह से दोनों ही जख्मी हो चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर आता है कानाकी, जो कि दोनों को ही वहाँ से उठाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है। दूसरी तरफ योशिमुरा भी अकेला ही स्काई स्क्रीपर के साथ फाइट कर रहा था। सीसीजी के टॉप हंटर शिनोहारा, कोनारा, जो सब उसके सामने थे, लेकिन काफी देर तक योशिमुरा उन्हें रोक कर रखता है और ये तीनों आखिरकार योशिमुरा के ऊपर एक बड़ा अटैक करते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर पड़ता है और इसी चीज के कारण वो वीक भी हो चुका था और उसी वजह से उसका चेहरा भी दिखने लगता है। मानो योशिमुरा का वहाँ पर दिल कह रहा हो काश हम शांति से जी सकते हैं। योशिमुरा की वहाँ पर इस तरह की हालत को देखकर सीसीजी के मेंबर तो सेलिब्रेट करने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने वन नाइट आउल घोल को हरा ही दिया। लेकिन तभी वहाँ पर असली वन नाइट आउल घोल की एंट्री होती है और इस चीज को अपने सामने देखकर सभी की हालत खराब होने लगती है। सब लोग वहाँ पर शांत और एकदम ही शौक हो चुके थे और उन्हें अब समझ आ चुका था कि वो अब तक जिस गुल के साथ लड़ रहे थे वो कोई गलत ही गुल है। अब उसके सामने आउल गुल को देखकर सीसीजी के मेंबर तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। शिनोहारा भी जख्मी था, जो बस वहाँ पर अकेला ही ठीक ठाक खड़ा था और पहली बार उसके चेहरे पर हमें डर दिखाई देता है। तभी वहाँ पर आओगिरी ट्री की स्क्वाड भी आ जाती है। अब बैटलफील्ड पूरी तरह से हेल बन चुका था। हर जगह पर कोई ना कोई किसी के साथ फाइट, चीखे और धमाके हो रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कानाकी का सामना हो जाता है एमन से। वो पहले तो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते और तुरंत ही उनकी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। दोनों में से भी इस फाइट में कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। फाइट करते करते कानाकी वहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें शायद लड़ना नहीं चाहिए, अगर ये दुनिया अलग होती तो हम दोनों शायद दोस्त हो सकते थे। पर लड़ते लड़ते एमन उसे कहता है ये दुनिया तो अलग नहीं होने वाली, तो अब मुझे तो लड़ना ही होगा और दोबारा से वो एक दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब ये दोनों इस तरह से काफी देर तक लड़ रहे थे, इसीलिए वो दोनों ही थक जाते हैं। पर सीन शिफ्ट होता है जूजो की तरफ, जो कि अभी भी आउल गुल के साथ लड़ रहा था, लेकिन उसका कोई भी अटैक आउल गुल के ऊपर कोई असर नहीं दिखा था। तभी वहाँ पर एक शांत सा बंदा एंट्री लेता है जिसका नाम है एरिमा, जिसके सिल्वर कलर के बाल थे और वहाँ पर ही हमें पता चलता है कि ये वही ऑफिसर है जिसने बहुत पहले टाइम पर आउल गुल के साथ फाइट की थी। उस वक्त वो भले ही थोड़ा बहुत कमजोर था, लेकिन इस वक्त उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसी के साथ एरिमा बड़े ही आसान तरीके के साथ आउल गुल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसका एक हाथ ही कट जाता है। अब इन सारी चीजों को देखकर वो आउल गुल पूरी तरह से पैनिक होकर योशिमुरा को पूरा ही निकल लेता है और तुरंत ही उड़कर वहाँ से भाग निकलता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम कानाकी को देखते हैं, जो कि एमन के साथ फाइट के दौरान काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। पर आखिर इन दोनों की फाइट का क्या रिजल्ट रहा ये हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ कानाकी वहाँ से जख्मी होकर एंताको की तरफ आगे बढ़ रहा था और तभी उस बैटलफील्ड की जगह पर अकीरा आती है, जो कि वहाँ पर जैसे ही एमन का टूटा हुआ क्विंके देखती है वो एकदम ही शॉक हो चुकी थी। लेकिन इन सारी चीजों के बाद एक बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि वो आउल गुल एक जगह पर जैसे ही योशिमुरा को बाहर निकालता है वो खुद भी इंसानी रूप में शिफ्ट होने लगता है और उसने पूरी तरह से एक इंसान का रूप ले लिया था। इससे वहाँ पर पता चलता है कि ये आउल गुल और कोई नहीं बल्कि वही सेन तात्सुकी है, जिसके इस दुनिया के अंदर 3 अलग अलग रूप हैं। इंसानों के लिए वो एक मशहूर ऑथर, आओगिरी के लिए वही A2 वाली घोल और वहीं सीसीजी के लिए वही डरावना वन नाइट आउल घोल। लेकिन अगला सीन शिफ्ट होता है कानाकी की तरफ, मानो कि वो पास्ट में आ चुका हो जहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उसे होश आता है कि वो तो काफी ज्यादा जख्मी है। लेकिन तभी उस कैफे के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त हिडे होता है और वो अपने हाथ में 2 कॉफी को लेकर आया था और हाँ उसने इन्वेस्टिगेटर की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। अब अचानक से वहाँ पर हिडे को देखकर कानाकी तो पूरी तरह से शॉक था, पर तभी उसे याद आता है कि उसकी एक आंख तो घूल में बदल चुकी है, इसीलिए वो उसे छिपाने की ट्राई करता है। तो उसे देखकर हिडे उसे कहता है शायद मुझे पहले से ही पता था, ये मैं काफी वक्त से जानता था। लेकिन तभी वहाँ पर हम खून की कुछ बूंदों को गिरता हुआ देखते हैं। इसे देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि मानो हिडे भी वहाँ पर जख्मी है, पर आगे हिडे कहता है शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है और वो अपनी कॉफी को पीता है, जो कि काफी ज्यादा कड़वी बनी थी। लेकिन इतनी सारी बातों को सुनने के बाद कानाकी अभी भी वहाँ पर शांति से खड़ा हुआ था, जिसे देखकर हिडे उसे दोबारा से कहता है मैं जानता था ये इतना आसान तो नहीं होने वाला, और वो अपने बचपन की कुछ बातें उसे बताता है। लेकिन कानाकी अभी भी कोई आंसर नहीं देता और इसी के साथ वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है, जिसके तुरंत ही बाद सीन शिफ्ट होता है एक हेलीकॉप्टर की तरफ, जो कि सभी जगह पर आओगिरी को ढूंढ रहे थे। इन सारी चीजों की खबर ये बंदा ले रहा था। साथ ही में उसी जगह पर जो कोई भी इन्वेस्टिगेटर जख्मी हुआ था उनका इलाज भी चल रहा था। लेकिन इन सभी में शिनोहारा की हालत काफी ज्यादा नाजुक थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी जो है। लेकिन वहाँ के कोने के पास ही हम इसे शांति से बैठा हुआ देखते हैं, मानो वो काफी ज्यादा डरा हुआ हो। लेकिन तभी ये बंदा एमन के डिवीजन से बातें करने की ट्राई करता है, जहाँ पर कि उसकी बात बस अकीरा सुन रही थी और वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन इसके बाद हम वापस से इन दोनों के ऊपर आते हैं। हिडे कहता था मैं जब भी एंतांगू के साथ तुम्हें देखता था तुम सब लोगों को देखकर
लगता था कि शायद मैं ही अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए मैंने कुछ अलग करने का डिसाइड किया। कानाकी, तुम्हें शायद सबका बोझ अकेले ही नहीं उठाना चाहिए। जिसे सुनकर कानाकी को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। तो उसे देखकर हिडे उसे थोड़ी और बातें करता है और उसकी इन सारी बातों को सुनकर आखिरकार कानाकी थोड़ा हंसने लगता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर पता चलता है कि जो खून नीचे टप टप गिरे जा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि हिडे का होता है, क्योंकि उसे लड़ते समय काफी गहरी चोट आई थी, इसीलिए वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसीलिए कानाकी उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। अब हिडे वहाँ पर कहता है, चलो कानाकी, ये सारी चीजें बहुत हुई, चलो अब घर चले। लेकिन ये कहते ही वो वहाँ पर गिर पड़ता है। जिसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है तोका की तरफ, जो कि जैसे ही एंटांगू के पास आती है वो एकदम ही शौक हो चुकी थी, क्योंकि उनका ये कैफ है अब जलकर पूरी तरह से राख होने वाला था। लेकिन उसी जगह में से कानाकी हिडे की बॉडी को लेकर वहाँ से निकल रहा था। अब सीन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो हिडे की जान जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस बात का कोई कंफर्म नहीं है कि हिडे मर ही चुका है। अब कानाकी को इस तरह से अचानक देखकर तोका बस उसे देखे ही जा रही थी, लेकिन आखिरकार वो उसके पीछे भागने लगती है। वहीं कानाकी बस आगे ही बढ़े जा रहा था, लेकिन वहीं तोका जैसे उसके पीछे जाने लगती है, बिल्डिंग के कुछ टुकड़े उसके ऊपर गिरने वाले थे, लेकिन ये नुकीली चीजें उसे बचा लेती है, जो कि किसी और की नहीं उसके भाई निशुया की थी। लेकिन इस चक्कर में कानाकी अब उससे और ज्यादा दूर जा चुका था, इसीलिए तोका दोबारा से कानाकी का पीछा स्टार्ट कर देती है और कैसे न कैसे करते हुए वो कानाकी के थोड़ा नजदीक पहुंच जाती है, जिसका एहसास कानाकी को भी होता है। इसीलिए वो एक पल के लिए वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा दूर खड़े हुए हैं। तो तोका जैसे उसके पास जाने की ट्राई करती है, उसके सामने योमो आ जाता है, जो कि तोका को वहां पर कानाकी के पास जाने से रोक रहा था। वो उसे बताता है शायद इसमें उसकी ही भलाई है, वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसका आखिरी ऑर्डर है। तोका, योशिमुरा हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता था और उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक को दाव कर दिया, तो अब मैं तुम्हें तो नहीं मरने दे सकता। तो इसीलिए तोका को योमो वहां से आगे जाने नहीं देता। लेकिन हाँ, इस चीज को देखकर कानाकी वहां से और आगे बढ़ने लगता है और कानाकी तो इसी तरह से सभी इन्वेस्टिगेटर वाली जगह तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे इन्वेस्टिगेटर एकदम ही शॉक हो चुके थे। लेकिन हाँ, उसके ऊपर कोई हमला भी नहीं कर रहा था। पर हाँ, कानाकी को वहां पर देखकर ये बंदा अपने बॉस को खबर दे देता है कि ये वही आईपेज वाला घूल है जो कि अभी अभी यहाँ पर आ रहा है। कानाकी तो वहाँ पर किसी और की ना परवाह करते हुए बस आगे ही बढ़ते जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके ठीक सामने एरिमा आराम से खड़ा हुआ है। लेकिन उसे देखकर भी कानाकी उसकी तरफ ही आगे जाने लगता है और अचानक से एक जगह पर रुक के हिडे की बॉडी को वहीं पर नीचे रख देता है। वहाँ पर कानाकी अपने सामने एरिमा को देखकर बस एक हल्की सी स्माइल कर देता है, लेकिन वहीं एरिमा को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हंसने के मूड में है। पर इसके बाद अगला सीन शिफ्ट होता है तोका की तरफ, जो कि अपने जले हुए इंतांगू कैफे को देख रही थी और वहाँ की चीजों में उसे कुछ चीज मिल जाती है, जिसके अगले ही सीन में हम एरिमा को देखते हैं और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसने कानाकी का काम खत्म कर दिया। और हाँ, इसी लास्ट सीन के साथ इसका सीजन 2 भी यहीं पर खत्म होता है। मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।